एक तरह अगर आप देखें तो उनको जिस तरह हम कहते हैं कि गुड लक समझा जाता था, इसी वजह से उनको ऑस्पिशियस ओकेजन्स में, शादियों में या बच्चों के जो बच्चे पैदा होते थे या मज़ारों में उनकी जगह होती थी। लेकिन इसके साथ साथ भी वो हमेशा सोसाइटी में फुली इंटीग्रेट नहीं होते थे। तो जो हमारी जनरल सोसाइटी है या फिर जो हमारे मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं पेशे या प्रोफेशंस हैं, उनमें उनको एक सही तरह से इंटीग्रेशन हिस्टोरिकली नहीं हुई है। उनको फिर भी एक अदर की जगह दी जाती है। और मोर रिसेंटली हमारे माशरे में जो हमने देखा है वो ये है कि आप देखते हैं कि कई जगह हिजड़े और ख्वाजा सिरा हम खुद तो उनकी जो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट जगह होती है वो होती है सड़कों में भीख मांगने की। तो ये भी उनका एक है और शायद उनको कुछ तरह में सत्य के तौर पर देते भी हैं और उनका एक रिस्पेक्ट करते हैं या करते थे पूरे कॉन्ट्रोवर्सी से पहले। तो ये जो ख्वाजा सिरा है इसका तो आई थिंक या हिजरा है, यहाँ पर जो बड़े सगीर में कोई भी रहता होगा उनकी एक वो पहचानते होंगे कि ये इनकी कल्चर है, एक ग्रुप है, एक सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अब इंग्लिश में जो इनको इनकी ट्रांसलेशन की जाती है वो है ट्रांसजेंडर। अब कई जो ट्रांसजेंडर ये जो ख्वाजा सिरा हैं या ट्रांसजेंडर हैं उन्होंने पिछले आई थिंक आप सोचें आई वुड से शायद हिंदी राना बेहतर बता सकेंगी, लेकिन फ्रॉम अबाउट 90s ऑनवर्ड्स उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करना शुरू किया कि वो सिर्फ साथ साथ अपने हकूक़ के लिए भी काम करें। उनकी जो डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी वो मिलकर कुछ काम करें। तो जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस जो कि एक कराची बेस्ड NGO है वो बनाई गई। आई थिंक उसको रजिस्टर हुए तो कुछ 2000 के बाद हुई थी रजिस्टर, लेकिन आई थिंक बिंदिया राना ने उसकी जो बुनियाद है वो उससे पहले कायम की थी इन 1990s। और इनका प्राइमरीली ये मकसद था कि जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है और ज़्यादातर इनका सिंध में काम था, कराची के बाहर भी आई थिंक इन्होंने हैदराबाद सक्खर में भी काम किया था कि इस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम किया जाए और ख़ासतौर पर उनकी हेल्थ के हवाले से काम किया गया था। इस तरह पंजाब में भी और इस तरह की इदारे NGOs बनाए गए थे। लाहौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत इन्वॉल्व थी और आई थिंक ये काफ़ी टाइम लगा, इसमें काफ़ी मीटिंग्स लगी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लाने में और इसका नतीजा ये हुआ कि 2018 में ये कानून पास हुआ। और ये जो कानून था ये उस टाइम में पूरी इन अ सेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए लैंडमार्क कानून नहीं था, बट इन अ सेंस पूरी दुनिया के लिए एक लैंडमार्क कानून था। क्योंकि और ख़ासतौर पे जो उसमें जो सबसे आई थिंक अहम या आप कह सकते हैं जो अगर आप अहम भी ना कहें लेकिन उसमें सबसे जो आई गेस इन अ सेंस प्रोग्रेसिव और जो लैंडमार्क प्रोविज़न थी वो ये दी गई थी कि जो रियासत है वो हर इंसान की जिसको हम कहते हैं सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी वो रिकग्नाइज करेगी। अब जो अगर आप एक बहुत ही ब्रॉडली अगर आप ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही ब्रॉडली जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज एक डेफिनेशन है वो ये है कि आप जो अपना जेंडर समझते हैं, जो आपकी जेंडर कॉन्शियसनेस है, जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है, वो आपका जो आपको सेक्स एट बर्थ असाइन किया गया होता है कि जब आप पैदा होते हैं आपको एक सेक्स दिया जाता है एंड वो बाइनरी होता है, मेल या फीमेल होता है, उससे आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर कॉन्शियसनेस है वो अलग है। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन होती है ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ ट्रांसजेंडर पर्सन। और इस कानून में ये लिखा गया था कि जो रियासत है वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी जो आप समझते हैं, जो आप रिकग्नाइज करते हैं, वो रियासत उसको रिकग्नाइज करेगी।
ना कि जो आपका जो एट बर्थ जो आपको सेक्स असाइन किया गया है अगर वो उससे मुख्तलिफ हो तो स्टेट की रिकग्नाइज करेगी। तो इसका ये मतलब है कि अगर कि आपके जो NIC कार्ड्स हैं वो भी आप अगर आपका जो सेक्स एट बर्थ असाइन किया गया है अगर आपकी जेंडर आइडेंटिटी उससे मुख्तलिफ हो तो वो आपके जो CNIC है उसमें वो रिकग्नाइज की जाए। वो जिसको हम कहते हैं अनक्लियर हो या एम्बिगुअस हो, ठीक है। तो वो एक बायोलॉजिकल फिजिकल डेफिनेशन होती है। इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उनको कई दफ़ा कंपेयर किया जाता है लेकिन वो एक अलग चीज़ें हैं। तो अभी जो मैंने जिस तरह डेफिनेशन ट्रांसजेंडर की बताई गई उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्गन्स में कोई कंफ्यूजन हो या एम्बिग्युइटी हो या इसमें कोई मिक्सचर हो, लेकिन जो इंटरसेक्स की डेफिनेशन है वो ये है। लेकिन इंटरसेक्स में भी ये अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं और आई थिंक कोई डॉक्टर्स अगर मेडिकल डॉक्टर्स भी होंगे तो इसमें ये भी समझने की ज़रूरी है कि जो इंटरसेक्स की जो डेफिनेशन है और अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। कि अब जो हमने एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनका हमने एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट में जमा किया था जब ये कानून चैलेंज हुआ था, तो उनका ये कहना है कि विद इन इंटरसेक्स देयर आर आल्सो 200 डिफरेंट कंडीशंस ऑफ बीइंग इंटरसेक्स। तो वो इन इटसेल्फ इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इज कॉम्प्लेक्स टू आइडेंटिफाई, कॉम्प्लिकेटेड टू डायग्नोज। बट एक चीज़ है मैं रखना है कि इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर आर टू डिफरेंट थिंग्स, उनको कई दफ़ा कंपेयर किया जाता है। अब और इसके अलावा कानून में एक जो हमने जिक्र किया कि वो आपकी सर्वकसी जेंडर आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करता है, और उसमें इसके अलावा इन्होंने जो काफ़ी जो हमारे बेसिक बुनियादी हुकूक हैं वो कानून में लिखा गया कि ये ट्रांसजेंडर पर्सनस पे अप्लाई होंगे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू हेल्थ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे प्रोविजंस भी उसमें इंक्लूड किए गए। इसमें एक और प्रोविजन है विच इज़ राइट टू इनहेरिटेंस। अब उसमें उन्होंने डिपेंडिंग ऑन द उसमें काफ़ी मुख्तलिफ प्रोविजन्स हैं और उसमें थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको अप्लाई किया है, लेकिन उसमें ये ओवरऑल ये कहा गया कि आपका जो इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इनहेरिटेंस इस्लामिक शरई बुनियाद पर होता है, तो उसमें ये लिखा गया कि आपका जो इनहेरिटेंस राइट होगा वो उस बुनियाद पे होगा जो आपकी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, नॉट द सेक्स दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू एट बर्थ। अब ये कानून पास हो गया 2018 में, और जैसे मैंने कहा उसमें जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस इंक्लूडेड, उनके इसमें काफ़ी इनकी स्ट्रगल और जद्दोजहद की वजह से ये हुआ। एट द टाइम ऑफ इट्स पासिंग उसके फ़ौरन बाद तो कोई ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी या ऑपोजिशन फ्रॉम द रिलीजियस राइट नहीं थी, लेकिन फिर हमने देखा कि अराउंड 2020-2021 फिर कैंपेन शुरू होने लगी, नॉट ओनली अगेंस्ट द लॉ बट ऑल्सो अगेंस्ट द ख्वाजा सिरा कम्युनिटी। अब और वो जो कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरह की कैंपेनिंग शुरू हुई, तो वो आप उसमें भी बेहतर बताएंगी, शहजादी भी यहाँ पर है, वो भी बेहतर बताएंगी कि वो उस कैंपेन की क्या नौयत थी और उसके क्या मोटिवेशंस थे। लेकिन उस कैंपेन का एक अहम स्ट्रैटेजी ये थी कि अदालत में ये जो कानून पास किया गया है उसको चैलेंज किया जाए, और कई पिटिशंस फाइल की गई फेडरल शरीयत कोर्ट में, जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड है। और फेडरल शरीयत कोर्ट एक ऐसा अदारा है जो हमारा जो आइन है उसमें काफ़ी तरमीम 1980s में जो की गई, वो जो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की, और उनका आप सबको पता है कि मकसद था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामाइज किया जाए। तो ये जो इदारा है फेडरल शरीयत कोर्ट, वो भी उसी टाइम इसी इंटेंशन की वजह से बनाया गया, और फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ये है
कि वो असेस कर सकती है कि अगर कोई भी कानून शरिया के ख़िलाफ़ हो या स्पेसिफिकली कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, वो उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो पिटिशंस फाइल की गई कि ये जो कानून है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और उसमें जो बेसिक आर्ग्यूमेंट थी, वो जो बेसिक इसमें जो चैलेंज था वो ये था कि ये कानून कहता है कि रियासत है किसी की सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को कबूल करेगी, लेकिन ये गैर इस्लामी है क्योंकि, और ये बयान किया गया था, ये इनका पोजीशन थी कि इस्लाम में सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी कबूल नहीं की जाती। जो आपका पैदाइशी आपको जो सेक्स असाइन किया गया है वही आपका सेक्स हो सकता है, उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ पिटिशन में ये भी कहा गया था कि ये जो कानून है ये लाया गया है सपोजिटली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसमें होमोसेक्सुअलिटी को भी सामने आगे किया जा रहा है। और कुछ पिटिशंस में तो ये भी लिखा हुआ था कि ये एक बैनुल-अक़वामी यहूदी साजिश है, और ये कानून इस बैनुल-अक़वामी साजिश को सामने ले जाने के लिए पास हुआ। तो इस तरह की ऑब्जेक्शंस भी और फेडरल शरीयत कोर्ट ने काफ़ी अरसे से ये पिटिशंस सुनी, और इसमें जो ट्रांसजेंडर राइट्स ग्रुप्स हैं इन्होंने इंटरवीनिंग एप्लीकेशंस डाली कि वो भी सामने आकर इस कानून को डिफेंड करें। और उनमें से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरवीनिंग पार्टी बनी, वो है जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस थ्रू शहजादी एथनिक इंडिया। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये जो कानून है ये गैर इस्लामी नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जो कानून है ये जो करंटली जो पूरी दुनिया में साइंटिफिकली और मेडिकली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी, उससे ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो हमारी कोर्ट के सामने ये पोजीशन थी। हमारी ये भी पोजीशन थी कि हिस्टोरिकली जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है उसका पूरे बड़े सगीर में एक डिस्टिंक्टिव रोल है, एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल पोजीशन है, जिसका मैंने थोड़ा पहले भी बताया। और ये कहना कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की वजह से इस्लाम को खतरा है, एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जब इतने सदियों से कोई ख़तरा नहीं हुआ इस्लाम को ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की वजह से, तो अब जाकर 2020 में ये इनको क्यों ये याद आया। तो खैर इसकी काफ़ी हियरिंग्स हुई, और जो हियरिंग्स में जो हम भी 2 हियरिंग्स में गए थे, और वहाँ पर जो माहौल था उसके बारे में शहजादी भी आपको बताएंगी। लेकिन ओवरऑल जो पिटिशनर्स हैं जिनको इस कानून की खिलाफ वर्जी करनी थी उनको कहीं ज़्यादा टाइम दिया गया, और जो हम अपेयर हो रहे थे ट्रांसजेंडर ग्रुप्स की वजह से हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं सुना जा रहा था। जो हमने एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन भी सामने पेश किया उसको भी नहीं उन्होंने कंसिडर किया, और ज़्यादातर जो पिटिशनर्स की तरफ से जो ज़्यादातर उनकी जो प्राइमरीली जो जमात इस्लामी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही थी, उनके जो वकील थे या वकला थे, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को फेडरल शरीयत कोर्ट ने कंसिडर किया, और जो उनकी जजमेंट है जो काफ़ी लंबी जजमेंट है उसमें वही आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने अपनाई हैं। और जो हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स थी उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, बल्कि जो जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस ने जो इंटरवीनिंग एप्लीकेशन दरख्वास्त फाइल की थी उसको तो उन्होंने बिल्कुल भी पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दिया, और जो हमारे पॉइंट्स थे वो मेडिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थे, और एक्चुअली जो रियलिटीज़ हैं ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की उस पर बेस किए गए थे, और उसको जजमेंट ने कंसिडर नहीं किया। और अब बहुत ही मुख्तसर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उस जजमेंट में क्या कहा गया। उस जजमेंट ने ये जो बेसिक प्रोविज़न है कानून का उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी इस्लाम के खिलाफ है अकॉर्डिंग टू द फेडरल शरीयत कोड, और रियासत सिर्फ वही आइडेंटिटी कबूल करेगी जो आपकी आइडेंटिटी है बाय बर्थ, आपकी जो सेक्स बाय बर्थ है वही आपकी जेंडर आइडेंटिटी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो इस्लाम से कंसिस्टेंट नहीं है। और उनका जो बेसिक उन्होंने कुरान की कुछ आयत और हदीस पे जो रिलाई किया है उस पर उन्होंने ये कहा है कि कुरान में सिर्फ औरत और मर्द का जिक्र है कि अल्लाह ने औरत और मर्द बनाए, उसमें थर्ड जेंडर का जिक्र नहीं है। तो हमारा जो बेसिक उस पर रिस्पॉन्स था वो ये था कि जो आयत फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुद कोर्ट की है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मर्द औरत बनाए हैं और इसमें और थर्ड जेंडर अनइस्लामिक है और थर्ड जेंडर नहीं हो सकता या कबूल नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, ये तो नहीं लिखा वहाँ पर। और हमने ये भी जो स्पेसिफिक जो आयत है हमने वो भी सामने लाई जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि जब आप जो माँ की जो वूम में जो फीटस होता है उसको या तो हमने मर्द का जिन्स दिया है या औरत का जिन्स दिया है या स्पेसिफिकली दोनों, जिसको जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया जाता है वो मिक्स ऑफ बोथ, तो ये रिकग्नाइज किया गया है। तो हमारी ये बुनियाद थी कि अगर हम आप ही की रीज़निंग पे जाएं, अगर हम आप ही की रीज़निंग पे जाएं कि कुरान और हदीस को देखना ज़रूरी है और हर कानून को कुरान और हदीस के बेसिस पे कंपेयर करना ज़रूरी है कि वो उससे कंसिस्टेंट हो, तो अगर हम उसी बेसिस पर जाए तो हम देखते हैं कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा गया कि जो आपका सेक्स बाय बर्थ असाइन किया गया है उसको बदला नहीं जा सकता, उसको फिजिकली नहीं बदला जा सकता, उसको साइकोलॉजिकली नहीं उससे साइकोलॉजिकली कोई डिविएशन नहीं हो सकती। ये कहीं हमने कोई टेक्सचुअल बेसिस हमको नज़र नहीं आया। और अगर आप देखेंगे जो उन्होंने भी कोड है उसमें भी आप देखेंगे कि वो क्लियरली नहीं लिखा। और उनका बेसिक ये था कि जहाँ तक इंटरसेक्स लोग हैं वो क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द फेडरल शरीयत कोड उनमें वाकई कोई फिजिकल डिफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द फेडरल शरीयत कोड इन अ सेंस वो उनको एक बीमारी है, उनको एक मसला है और उसको ठीक करने के लिए उनका इलाज हो सकता है और ये बल्कि हक है कि उनका इलाज हो। लेकिन जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं जिनकी कोई इंटरसेक्स ना हो, उनकी कोई एम्बिग्युइटी ना हो, उनका कोई हक नहीं है कि वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी इख्तियार करें। लेकिन उस फेडरल शरीयत कोर्ट डिसीजन में ये नहीं कहीं लिखा गया कि आप क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इंटरसेक्स है या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा और हमने जो एक्सपर्ट ओपिनियन सामने रखा था उसमें ये क्लियरली लिखा था कि इंटरसेक्स भी आइडेंटिफाई करना कोई आसान बात नहीं, इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त ये कोई इतने ज़्यादा डॉक्टर्स, इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट इस फील्ड में हैं ही नहीं जो ये एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकें, और ख़ासतौर से वो लोग जो प्राइवेट डायग्नोसिस नहीं कर सकते उनके लिए डायग्नोसिस या जो जिस इलाज की फेडरल शरीयत बात कर रही है वो मुमकिन ही नहीं होगा। तो बेसिकली इसी बुनियाद पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो मेन प्रोविज़न, जो बेसिक प्रोविज़न है इस कानून का, उसको कहा कि ये वॉइड है और इसको बेसिकली गैर इस्लामी है और हमारे आइन के मुताबिक इसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। अब इसके खिलाफ अपील्स फाइल हो चुकी हैं और फेडरल शरीयत और हमारे आइन में ये लिखा गया है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन है अगर वो अपील कर दिया हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है, ठीक है। वो फिर वो अप्लाई नहीं करता, वो इन द फील्ड नहीं रहता जब तक उस अपील का फैसला किया जाए। तो इसलिए ये बात अहम है कि हम सब इसको याद रखें कि इस वक्त जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है वो इन्फोर्स नहीं है और इसकी बुनियाद पर, फेडरल शरीयत कोर्ट की डिसीजन की बुनियाद पर नादरा ने जो NICs रोके हुए थे वो भी गैर कानूनी है, वो नहीं कर सकते क्योंकि ये फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है वो फिलहाल इनफील नहीं है और जब भी अपील्स डिसाइड की जाएंगी सिर्फ तभी फैसला हो पाएगा। तो करंटली कानूनी तौर पर पोजीशन ये है।
आप जरा से बता सकते हैं कि अभी जैसा आपने क्लियर कर ली है से, तो अगला स्टेप कब होगा, कहाँ पे होगा, जैसे आपकी अपील कब सुनी जाएगी मुलाजिम? अब इसकी कोई डेट तो नहीं थी, और ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में अपील सामने आती है वो यूजुअली काफ़ी अरसे के बाद फिक्स होती है। तो अब काफ़ी टाइम होगा इससे पहले कि वो लिस्ट की जाए उस साइड। तो आपकी जैसे भी इसकी तो आपकी मिसाल दी हुई जैसे नाटक में NIC होगी, लेकिन उसके अलावा भी जैसे मैंने भी बोला था कि ये जो कानून बना था 2000 का, और उसमें दूसरी भी बुनियादी प्रोटेक्शंस दी गई थी काउंसिलों को, जैसे आपने जैसे लड़की को अपने से बात, क्या वो उन पर भी कुछ अभी असर पड़ रहा है, क्या वो भी किसी तरह से रोकी गई? उस पर आई थिंक आपको हमने ये सारी चीज़ें रोल बैक होने की बात हुई है, असर तो उस वक्त से ही जो है वो पढ़ना शुरू हो गया है। जैसे कि जॉब्स देना बंद कर दिए हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जो हैं वो जितने भी उनके जो एक प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और वो उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। और ऑब्वियसली जो ये सारी कैंपेन चली है, ग्राउंड कम्युनिटी को उससे बहुत अफेक्ट हुआ है। हमारी ग्राउंड कम्युनिटी को नहीं पता इस बिल में क्या है, ग्राउंड कम्युनिटी को नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। उनके पास इतनी तालीम नहीं है कि वो अपने बारे में खुद भी बता सकेंगे कि हम किस वजह से इस तरह हैं या क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक इंसान जो बहुत छोटी उम्र में अपना एजुकेशन हासिल करता है और एक बहुत बड़े ज़िंदगी के ट्रॉमा से गुजरता है, जहाँ उसे सबसे पहले उसके घर वाले धुतकारते हैं, बाहर निकलता है मास्टर धुतकारता है, सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं वो बच्चे। उसके बाद जब बड़े होते हैं तो वो बहुत एक आप समझिए बड़ी कश्मकश में होते हैं। लेकिन अब ये सवाल भीख मांगने वाले ख्वाजा से रोड पे जो लोग भीख अल्लाह के नाम पे देते हैं वो पूछते हैं। मुझे तकरीबन 14 साल से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, और ऑब्वियसली आप लोग सब भी कह रहे होंगे हमारी जो ग्राउंड कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि डेली बेसिस के उनके काम होते हैं। पर फर्स्ट टाइम इस कैंपेन के बाद ग्राउंड कम्युनिटी ने हमें मुझे कहा कि शहजादी हमें सिखाओ, हमें बताओ इस बिल में क्या है, हमें बताओ हमारी पहचान क्या है, हम क्या जवाब दें। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो अल्लाह के नाम पे मांगना है। अब हम क्या कहें, लोग तो हमें एक ऐसा इंसान समझ रहे हैं जो कि खुदा की नाफरमानी कर रहा है, हम कहाँ जाएं इस चीज़ में। और जैसा कि आपको पता है कि जो सारी कैंपेन है ये एक सियासी कैंपेन, एक पेड कैंपेन है। ये शायद आज हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है ये एक, मैं समझती हूँ एक टेस्ट केस है। पहले उन्होंने वो ग्राउंड चुना शरीयत कोर्ट का, और उसके बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट में आए, और ये एक टेस्ट केस है। अगर हमें लगता है कि जो हमने और बहुत सारे प्रोग्रेसिव बिल्स जो पास हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक होंगे इसी तरह और इसी पैटर्न में। ये सिर्फ एक इनिशियल है, और जैसे ही ये कैंपेन चलाई गई तो इस कैंपेन पे हज़ारों और लाखों डॉलर्स लगे हैं। आज अगर आप किसी भी छोटे से इलाके में भी जाके किसी 14-15 साल के बच्चे से आप पूछेंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट का बताओ, उसे कुछ नहीं पता, वो डायरेक्ट बोलेगा हराम है। ये एक माइंडसेट बना दिया गया है। इसमें हमारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनके अपने बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनके अपने बेनिफिट्स हैं, और वो सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हमेशा टारगेट तब करते हैं, बेसिकली इनका जो वजूद है वो इस मुल्क में इसलिए है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया जाए, और इनको कंट्रोल करने वाले लोगों का सबको मालूम है। लेकिन ऑब्वियसली जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो रियासत की मर्ज़ी से ही हो रही है, और हम इसमें हमारा कत्ल-ए-आम हो रहा है, हमारे बेसिक राइट्स जा रहे हैं, और पाकिस्तान में हमेशा से कन्फ्यूजन रही है। मेरा इस वक्त NIC ब्लॉक है, मेरा इस वक्त एक्स कार्ड है, और साथ में मैं KMC की मेंबर भी। तो ये मैं मतलब आप देखिएगा कि दो चीज़ें एक साथ में मेरे साथ।
और इसी तरह हम एम्पावर्ड हैं, हम लड़ना जानते हैं, हमें सिविल सोसाइटी की थोड़ी बहुत सपोर्ट है, थोड़ी बहुत कम है, थोड़ी बहुत सपोर्ट है, लेकिन हम ग्राउंड कम्युनिटी कहाँ जाए। आपने डांस फंक्शंस पे पाबंदी लगा दी, आपने डांस फंक्शंस पे कह दिया कि देखिए डांस फंक्शंस नहीं करेंगे, और उनका बड़ा एक आसान हल उन्होंने निकाला कि डांस फंक्शंस में जाओ, स्पीकर छीनो, तार निकालो, लाउड स्पीकर ऑन करो और अपनी तबलीग स्टार्ट करो। और आपको पता है जब कोई तबलीग करे कोई रोकता नहीं है, लेकिन जो बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ अपने एक आर्ट की डांस परफॉर्मेंस करने आया है, वो कहाँ जाए। स्टेट के पास कोई मैकेनिज़्म है? स्टेट के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और अभी तक सिवाय पीपल्स पार्टी के भी, वो भी उन्होंने बड़ा ओन करके नहीं, उनके हमारे एक हैं जो एक वज़ीर थे उनके फरतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने पर्सनल बेसिस पे बड़ी हमारी हेल्प। स्टिल अभी बाकी किसी जमात ने कोई बयान देने से, इवन मैं और सारा साथ थे जब नून लीग सामने बैठी थी, तो मैंने कहा सर आप सपोर्ट करते हैं हाँ या ना तो करें, बट वो इलेक्शन से पहले कोई नहीं इस पर बात करना चाहता। और किसी तरह इस केस को वो चाहते थे, इवन मैंने बहुत थ्रेट्स फेस किए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। शरीयत कोर्ट ने बहुत फैसले दिए हैं, उन्होंने तो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को भी जो है हराम करार दिया था, उन्होंने उसके बाद सूद को हराम करार दिया है, लेकिन कभी भी इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इलीगली तौर पे शरीयत कोर्ट अपनी जो एक बाउंड्रीज है उनको क्रॉस करते हुए वो नादरा को लेटर लिखता है, और नादरा बहुत रजामंदी से उस पर अमल कर लेता है। कानून बोलता है, आइन बोल रहा है ये इलीगल इक़दाम है, लेकिन इसको हम हटा नहीं पा रहे। NCHR हम गए, हम वफाकी मुंतसिब के पास गए, हम अब उसका भी हम केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो एक इलीगल इक़दाम जिस तरह हो रहे हैं तो इससे बहुत क्लियर है कि रियासत के जो असल ठेकेदार हैं वो इस बात से कन्विंस हो चुके हैं कि इस कम्युनिटी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और इस कम्युनिटी को हमें इलीगली साबित करना है। एक अन इस्लामिक का टैग हमारे साथ लगा लिया गया है। अब आप सोचें, हमारी कम्युनिटी में हिंदू लोग भी, हमारी कम्युनिटी में क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। वो अपने आइडेंटिफिकेशन शो नहीं कर रहे, वो अपने आप को मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फेयर इतना आ गया। और जो पहले से एक इंटरनल ट्रांसफोबिया था जिसको बड़ी मेहनत से गुज़श्ता 20 से 22 सालों में जो हमने कंट्रोल किया, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ, ट्रांस राइट्स मूवमेंट के साथ हमने मिलकर जो सारी चीज़ों को कंट्रोल किया वो खुल गया। पिछले साल एक मर्डर हुआ था शेरशाह में, और सिंध पुलिस ने जो है क्रिमिनल को पकड़ लिया था। तो हम लोग जब थाने में थे तो क्रिमिनल बहुत चीख के कह रहा था कि मैंने जहाद किया, और बिकॉज मैं कम्युनिटी से हूँ, ग्राउंड कम्युनिटी के साथ बड़ा कनेक्ट रहती हूँ, तो मुझे पता था कि जिसका कत्ल किया वो उसी का बॉयफ्रेंड है। वो उसकी बात नहीं मान रही थी, वो उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, उसने उसे कत्ल किया, और आप यकीन माने कोई शर्म नहीं, वो चीख के उस लेवल पे वो बात कर रहा था। और एक वक्त को मुझे ये फील हुआ कि कहीं ये पुलिस वाले उससे ना कन्वेंस हो जाए। उसने खुदा का नाम लिया, उसने रसूल का नाम लिया, और उसने कहा ये लोग तबाह कर रहे हैं। और मैंने हिम्मत पकड़ी, मेरे साथ और कम्युनिटी मेंबर्स भी थे, मैंने कहा भाई आप तो बॉयफ्रेंड थे, एक्चुअल बात तो बोलें। और ये नैरेटिव हमारी यूथ के अंदर भर दिया है। और ये नासूर आज अगर मैं समझती हूँ कि लोग बड़ा, मतलब मैं देखती हूँ कि सिविल सोसाइटी हो चाहे सिस जेंडर के लोगों को सपोर्ट में नहीं आते, हमारे लिए खड़े नहीं होते, लोग तमाशाई देख रहे होते हैं, और चुप रहना भी उस जुल्म का साथी होता है। ये कल को आपकी नस्लें तबाह करेगा ये नैरेटिव कि कुछ भी करो, कोई अगर अपोनेंट आपका किसी ऐसे मसले से ताल्लुक़ रखता है कि जो थोड़ा सा माशरे में कॉन्ट्रोवर्शियल है, उस पर आपने ब्लेस्फेमी का फतवा लगा दिया, आपने जहाद का फतवा लगा दिया, और आपने ख़त्म कर दिया। जब से ये हेट कैंपेन स्टार्ट हुई है, मुझ पर तो रोज़ाना अटैक्स होता है, रोज़ाना सोशल मीडिया मेरा भरा हुआ होता है। मैं जब खोलती हूँ सोशल मीडिया पे, हिम्मत पकड़ के खोलती हूँ, सिर्फ गालियाँ होती हैं,
धमकियाँ होती हैं, उसके मेरा मजाक उड़ाया जा रहा होता है, और ये किसी छोटे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विटर, जिसकी आप कंप्लेन मैकेनिज्म खोलें तो उसमें मिस जेंडर आइडेंटिटी और एक आप कह लें कि आला दर्जे की एक कंप्लेन मैकेनिज्म में, बट वो आईडीज़ को ब्लॉक नहीं करते। ये टेक कंपनीज को इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज चाहिए होते हैं, उनका बेनिफिट है। लेकिन ये सारी जो कैंपेन्स हैं, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं कि औरतों के साथ, औरत मार्च भी इसको फेस करता आया है, और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने कुछ अभी लास्ट मैंने ट्रेनिंग अटेंड की जो कि मीडिया मैटर्स और डिजिटली एक एशियन लेवल की ट्रेनिंग थी। तो मैंने आखिरी दिन में मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेटा का रिप्रेजेंटेटिव भी आया है, ट्विटर का भी आया है, गूगल का भी आया है, तो कोई तो वे आउट निकलेगा। और मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट में थी कि ओके जब आऊँगी बड़ा कंप्लेन मैकेनिज्म बना के ये सारे पेजेस बंद करवाऊँगी जहाँ पे नफरत फैलाई जा रही है हमारे खिलाफ। और यकीन माने आखिरी दिन तक मुझे ये बात रियलाइज़ हुई वहाँ पे कि हमारी जो कोशिशें डिजिटली हैं, हम तो बहुत वीक हैं। हमारा ऑलरेडी डेटा सारा जा चुका है उनके पास, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटी नहीं रखती। और तो जब मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट्स वीक हैं, तो एक इंडियन औरत खड़ी हुई, उसने कहा नहीं शहजादी, हम बड़ी मार्केट हैं, हमारी गवर्नमेंट वीक नहीं है, और तो पाकिस्तान की हो सकती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मर्डर्स हुए हैं और हमारे पास कानून में एक गुंजाइश है। आप नहीं, बचपन से आप लोग भी सुनते आ रहे होंगे ख्वाजा सराम का कत्ल हो रहा है, वीकली न्यूज़ आती हैं। पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा। अभी 2 दिन पहले बन्नू में एक को कत्ल किया है, एक हफ्ता पहले एक और को कत्ल किया था। मैंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें नहीं देखी, और ये सारी खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं जानबूझ कि कत्लो गारत की जा रही है, कंटिन्यूटी इन सब चीज़ें। लेकिन अभी तक रियासत की तरफ से कोई भी ऐसा लाए अमल नहीं हमारे लिए पेश किया गया। सब टोकनाइज तो कर लेते हैं लेकिन साथ नहीं देते हैं। हम उन मीडिया कैंपेन्स को कैसे बर्दाश्त कर सकें जो 24 घंटे हर घंटे से 4 कमेंट्स आ रहे हैं मेरे ऊपर। ये पैटर्न मैंने उनका चेक किया, एक इंसान 24 घंटे ऑनलाइन नहीं हो सकता। उनकी पेड आईडीज़ हैं, वो बेरोज़गार नौजवान हैं जिनको गुमराह करके उन्होंने इन जॉब्स पे लगा दिया है, वो दुश्मन बन चुके हैं। कल को ये सारी चीज़ें गली गली टारगेट किया जाएगा, और दीन के नाम पे जो ये नफरत फैलाई जा रही है हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शायद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मिटा तो ना सकें, क्योंकि सदियों से और एक और चीज़ मैं बड़ी क्लियर करना चाहूँगी, वेस्ट के जो मसाइल हैं और जो हमारे मसाइल हैं वो डिफरेंट हैं। वेस्ट ट्रांस वुमेन को एक औरत का हक देता है, ट्रांस मैन को मर्द का हक देता है। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है थर्ड जेंडर। अब आ जाए हम अपने साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे। हमारे यहाँ ये 4000 साल से ये सब चल रहा है, जब शायद दीन इस्लाम भी नहीं आया तब से ये कल्चर मौजूद है, और इस कल्चर की एक अपनी वैल्यूज़ हैं जो जैन मज़हब में, बुद्धिस्ट मज़हब में, हिंदू मज़हब में बड़े क्लियर मौजूद हैं। हमारा जिक्र हिंदू एक गॉडेस भी मौजूद है, जैसे माई नंदी, और राम ने हमारा रूप भी धारण किया था। इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और हम थर्ड जेंडर की डिमांड कर रहे हैं। हम तो एक्स ID कार्ड, हम तो कह रहे हैं हमें एक्स ID कार्ड दे। आई डोंट वांट टू हाईजैक वुमेन स्पेसेस। मैं नहीं चाहती कि मैं औरतों की स्पेसेस को हाईजैक करूं। वेस्ट में ये मसला है, गेम्स में वो औरतें, ट्रांस वुमेन औरतों की उस पर आ रही हैं, वो उनका मसला बिल्कुल डिफरेंट है। वो बल्कि अब हमारी तरफ आ रहे हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं और मर्दों ने ये कहा है कि इनको अब एक थर्ड जेंडर के सेक्शन में डाला जाए। वो एक उनकी फाइट है, फिर ये हमारी फाइट नहीं है। हम तो ऑलरेडी डिमांड आपसे हम ये कह रहे हैं कि हम हैं ही थर्ड जेंडर। हमारे यहाँ जो अल्फाज भी अपनी जो एक उर्दू लैंग्वेज में देख लें, या जो सिंधी लैंग्वेज हो, या जो मल्टीकल्चरल लैंग्वेजेस हैं, उसमें थर्ड जेंडर करके पुकारा जाता है, औरत करके कहीं नहीं पुकारा जाता। लेकिन एक इज्जत औरत के बराबर देना ये तो बुनियादी हक है ना। इज्जत तो सबकी, इज्जत तो मर्द की है, इज्जत तो हर इंसान की है। हमने कोई सेक्सुअल राइट्स नहीं मांगे,
आपके पास अननेचुरल सेक्स का 377 कानून मौजूद है। जरदारी साहब के दौर में उस कानून को रिपेल करने के लिए बात अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हुई थी, तो उन्होंने और सज़ाएँ बढ़ा दी। तो फिर आपको किस चीज़ से मसला है? आप कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो बदफेलियाँ करते हैं, अगर इस्लामिक उससे देखा जाए तो मर्द भी करता है, औरत भी करती है। ये हमारे ऊपर क्यों? एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर, वो बैठ के, अब अगर हम शरीयत पे आते हैं तो वो उनके पास दुपट्टा भी नहीं होता और वो हमें शरीयत सिखा रही है। ये एक सेलेक्टिव शरीयत क्यों हो रही है? यानी ख्वाजा सिर्फ शरीयत निकालेंगे। अगर आप शरीयत के कानून को देखना है तो फिर सऊदिया चले जाएं, ईरान चले जाएं। और अब बात आते हैं इस्लाम की। इस्लाम में बहुत एक क्लियर, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि खुदा ने कहा है कि क़यामत तक आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि बच्चे की जिन्स क्या है। लेकिन आज तो अल्ट्रासाउंड से आप सेक्स मालूम कर लेते हैं, लेकिन खुदा ने जिन्स की बात की। वो बच्चा पैदा होगा, वो जो रूह खुदा ने डाली है उसकी जिन्स खुदा को ही मालूम है, उसको आप मालूम नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और आप ईरान को ले लें, खुमैनी ने जो है वो 80s में मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा था भाई जिन लोगों की रूह औरत की है उन्हें गवर्नमेंट सर्जरी के पैसे देगी, ट्रांजिशन के, उनकी गवर्नमेंट सर्जरी करवाएगी, वो औरत के राइट के साथ निकाह करके रह सकते हैं। इसी तरह का सिमिलर जो फतवा जो है वो इंडोनेशिया में और लबनान में चुतावी का जो फतवा था, वो सारे फतवे मौजूद हैं। आपकी खुद की ही डिवीज़न है तो हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी मुस्लिम कह रहे हैं, शरिया कह रहा है कि हम हराम हैं, ईरान कह रहा है हम हलाल हैं, लबनान कह रहा है हम हलाल हैं, अफगानिस्तान कह रहा है कि गर्दन काट दो। तो ये तो क्या एक दीन तो रीजनल तौर पे तो नहीं आया था ना कि फ़लाँ रीजन के लिए अलग था, फ़लाँ रीजन के लिए अलग थी। तो आपकी अपनी कन्फ्यूजन्स हैं जो आप दूर नहीं कर पा रहे। और कई बार तो ऐसा भी फील होता है कि जिस कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, इन सब से मौजू को हटाने के लिए इनको बहुत एक अच्छा एक टॉपिक ट्रांसजेंडर मिल गया है। और माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी फैंटिसाइज हो जाती है। आप मतलब आप एक लिव एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं एक आईडी बनाती हूँ, मैं उसमें अपनी तस्वीर लगाती हूँ, मैं 30 दिन उस आईडी को नहीं खोलूँगी, लेकिन फिर भी मेरे पास 1000 रिक्वेस्ट आएंगी। आप कोई टॉपिक देखें तो उस टॉपिक को हर कोई सुनना चाह रहा है। जब ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो उन लोगों को, उनके जो चैनल्स थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे हमारे खिलाफ। आज वो चैनल सक्सेसफुली उनको अर्निंग दे रहे हैं क्योंकि हमारे लोग हमारी बातें सुनना चाहते हैं, वो फैंटिसाइज करना चाहते हैं। क्योंकि हम शुरू से बड़े सगीर में एक एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा रहे हैं। मुगलों का दौर था, हमें इज्जत थी, औरतों से पहले हम सियासत में थे। औरतें तो उस वक्त शहजादियाँ हुआ करती थी पर सियासी मामलात में नहीं बैठती थी, हरम के फैसलों में नहीं मदाखलत करती थी। हम मुशीर में हैं। आपके पास हिस्ट्री की किसी भी साउथ एशियन किताब में हमारा जिक्र नहीं है, लेकिन जब गोरे आए यहाँ पे और वो गोरों ने हमें क्रिमिनलाइज किया और फिर जब जाके किताबें लिखी तो उनकी किताबों से जिक्र है। और बहुत जल्द एक किताब एक ऐसी सामने आएगी जिसमें पूरे रेफरेंसेस होंगे। हमारी सुरखिना खानम साहिबा ने बड़ी रिसर्च उस पर की है, वो लंदन चली गई हैं और वो जल्द ही इस किताब को शाया करेंगी जिसमें सारे रेफरेंसेस हैं। जो अंग्रेज़ों से बगावत हुई थी पहली दफ़ा, उसमें ख्वाजा सराओं का एक कलीदी किरदार था। हमने अपने डेरे लोगों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए थे। हम आगे लड़े थे। जो आखिरी रियासत आपकी हैदराबाद दक्कन की रही थी उसमें भी हम मौजूद थे। गोरे आए, उन्होंने क्रिमिनलाइज किया हमें, क्योंकि उस वक्त गोरा उस वक्त ट्रांसफोबिक था। गोरा उस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक्स देता था। बाद में गोरे ने रियलाइज़ कर दिया हम उसी पर 350 साल उन्होंने हुकूमत की, वो माइंडसेट बना के कम्युनिटी ने अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया। हमने अपनी गेटेड कम्युनिटी बना ली और आप लोगों ने एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी रख लिया।
आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी और जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया का मसला नहीं रहे, क्योंकि तब तक हम नाचते थे, गाते थे, भीख मांगते थे। क्या आप अचानक से नज़र आने लगे आप लोगों को? नहीं, हम तो शुरू से थे। मसला अब बना जब हमने डॉक्टर्स आए, हमने स्कॉलर्स आए, हमने साइकाइट्रिस्ट आए, हमने कुछ लोग पढ़ के सामने आए, तो इनको मसला हो गया। उनको अब आप जमात इस्लामी के लोग कहते हैं कि हमें शहजादी से मसला है, मैं एक एजुकेटेड ट्रांसजेंडर, हमें मेहरब से मसला है। मेहरब फुल ब्राइड स्कॉलर है, डॉक्टर है, उनको नयाब से मसला है, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स जिनको मिले हैं, उनको प्रोग्रेसिव लोग, आयशा मुगल जो भी पीएचडी कर रही हैं और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, वो टीचिंग कर चुकी हैं वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद पिंडी में, मसला उनसे है और उनको पसंद है महक। आई एम नॉट अ मीन्स ऑफ डांसिंग, मैं डांसिंग को आर्ट मानती हूँ, बट वो ये मशवरा दे रहे हैं कि देखिए महक मलिक भी तो कह रही हैं कि एक्स गलत है, एक्स कार्ड नहीं होना चाहिए। आप लोग महक मलिक देखिए नमाज पढ़ती हैं, आप लोग नहीं पढ़ती हैं, उन्हें तबलीग पे आती हैं, वो जमाया और तारिक जमील के पास आती हैं, आप लोग नहीं आते हैं, आप लोग महक मलिक जैसे बने। एक लेकिन महक मलिक रात को डांस फंक्शन भी करती है, क्या वो अपनी बेटी को, बीवी को ये मशवरा देंगे या अपने बेटे को ही दे दें कि बेटा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के रात को मुजरात में लाजमी करना है? नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारे बरक्स उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो ये किस किस्म का दिया? ये तो इनकी अपनी ज़ाती कन्फ्यूजन्स हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ा कलीदी किरदार इसमें सोशल मीडिया का है, और एक्स कार्ड से वो एक्स को पॉर्न मूवीज़ का एक्स ले आते हैं। ये तो आपने अपनी मेंटल स्टेट है कि आप एक्स के वर्ड को कैसे डील कर रहे हैं ना, आपका दिमाग उसको कैसे एनालाइज कर रहा है। एक्स एक सिंपल वर्ड है, एक्सरेज भी तो होते हैं, फिर एक्सरेज बंद करा दें, वाई रेज कर दें, उन्हें टी रेज कर दें, नहीं पर एक्स हमारे से। और उन्होंने कम्युनिटी को ये बताया कि एक्स का मतलब है कि गंदी गंदी बातें, इसलिए आपको एक्स का कार्ड दे दिया है। और बेसिकली रियासत पाकिस्तान ने हमारे साथ वही किया है जो 9/11 में मुसलमानों के साथ यूएसए में हुआ। पहले उन्हें कहा था आए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये आपका मुल्क है, और बाद में उन्हीं पे छापे पड़े, बाद में उन्हीं को जेलों में भी बंद किया था, उन्हीं की चेक एंड बैलेंस रखी थी। हमारी गवर्नमेंट ने भी यही किया, पहले हमें आए आप शनाख्ती कार्ड बनवाए, हमने शनाख्ती कार्ड बनवाए, अब उन्हीं लोगों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, कभी एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। और हम कब तक इस चीज़ का सवाल के जवाब देंगे? और बड़े बड़े लोग पीछे हट रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस रिलीजियस मामले में नहीं पढ़ना चाह रही। यूएन तक ने हाथ अपने पीछे खींच लिए हैं। यूएन ने जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस का प्रोजेक्ट बंद किया और दूसरे एक इदारे को दे दिया जिनके पास हमसे पहले था, और बाद में उनको ज़ाहिर गिल्ट भी तो होता है ना, फ़ोन करके कहा था आप सब नौकरियां कर लें, आपकी नौकरियां तो जारी रहेंगी ना। इसका क्या मतलब है? अगर आपको उस करंट स्टाफ से मसला था तो आपने प्रोजेक्ट बंद किया, नहीं स्टाफ भी वही चाहिए, लेकिन बस वो एक नाम नहीं चाहिए, क्योंकि जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस शरीयत कोर्ट का केस लड़ रहा है, जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस के लोग बहुत फेमस हैं, जेंडर से जुड़ा हुआ है, भाई बचो इनसे। और हमें बहुत सारी जगहों पर टोकनाइज किया जा रहा है। सिर्फ हमारी जंग इन मौलवियों से नहीं है जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, हमारी जंग हुकूमत से भी, हमारी जंग उस वेस्टर्न एजेंडा से भी है। हम किस किस से बर वक्त हम यूएनडीपी से भी लड़ रहे हैं, हम हुकूमत से भी लड़ रहे हैं, हम मौलवियों से भी लड़ रहे हैं, और हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि शायद जीत ना हो सके, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। कोई एक बयान देने को, कोई एक जो पोजीशन होल्डर हो वो बयान देने को तैयार नहीं है। कहाँ है सिंह के NCHR, कहाँ हैं इन सब पे उनका किरदार? आप मुझे बता दें इस 2 सालों में कि क्या किया है NCHR ने। उनके पास मैंडेट है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, जैसे मैं पूछ रही हूँ वो बता दें। वो दायरा है, तनख्वाह है 9-9 लाख रुपए, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। इवन वो, बल्कि अब एक और सिविल सोसाइटी ने दूसरा एक तरीका निकाला है कि जो कंट्रोवर्शियल ट्रांस है वो नहीं होनी चाहिए,
हमें वो दूसरी जो गरीब सी होती है ना वो चाहिए। ये मुझे फ़ोन आता है कि शहजादी यार ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भेजना, तो वो बड़े सवाल पूछने लग जाती है। और ये एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि प्लीज़ यार कोई ऐसी भेज दो कि वो चुपचाप कर ले प्लीज़, तुम्हें पता है ना फिर आपको मसले हो जाते हैं। तो जब इतने मसले हैं तो फिर काम नहीं करें, घर बैठ जाएं, जाके ज्ञान की दुकान लगाएं, रेडी लगाएं, कारोबार करें, डेवलपमेंट सेक्टर पे आने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। सॉरी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो निकली है, आई जस्ट वेंट आउट। आपके बहुत सारे अपने सबसे जो है सबके आप लोग घरे बैठे हैं तो सवाल से इसलिए कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी मूवमेंट के बारे में, आपके मामला के बारे में। कोई क्वेश्चन है किसी का? आपने कहा था कि जो लॉ बना है ये और ममालिक के मुकाबले में खास है, स्पेसिफिक, तो क्या दूसरे ममालिक में इस तरह का ट्रांसजेंडर के राइट्स के हवाले से कोई है कि लॉज बने हों और इसकी कोई सिग्निफिकेंट के पाकिस्तान में भी मुहताज? और भी ममालिक हैं और उसमें मुख्तलिफ जिन्होंने ट्रांसजेंडर राइट्स स्पेसिफिक कवानीन पास किए हैं। बहुत कम ममालिक हैं जिन्होंने कानूनी तौर पर ये एक्सेप्ट किया है कि जो हर इंसान की सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है उसको रियासत अपनाएगी। ये कानून बहुत कम ममालिक में है। कुछ ममालिक में ये कानून है कि अगर सेल्फ परसीव्ड अगर जो जेंडर आइडेंटिटी है उसके साथ साथ ये रिक्वायरमेंट है कि कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर ये कंफर्म करे कि वाकई ये जो है ये वाकई ट्रांसजेंडर है। कई ममालिक हैं जो ये रिक्वायरमेंट देते हैं कि कोई थर्ड पार्टी, यूजुअली कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट ये वेरीफाई करे। ये जो 2018 का कानून है उसमें ये प्रोविज़न नहीं दिया गया। और इसके अलावा ऐसे कई ममालिक हैं जैसे मैंने कहा जहाँ पर स्पेसिफिकली एक रिकग्निशन दी जाती है, कोई जो इंटरसेक्स पर्सन हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़, उनको हक स्पेसिफाई किए जाते हैं और जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके लिए भी। लेकिन ऐसे जो बहुत कम और ज़्यादातर ये जब हमने इस पर रिसर्च की थी तो ज़्यादातर कुछ साउथ अमेरिका में ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये कहा गया है आइदर थ्रू लॉ या थ्रू जुडिशल डिसीजंस कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को कबूल किया जाएगा विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन। लेकिन कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स में कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के हक के बारे में कवानीन पास किए हैं, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट है कि कोई डॉक्टर, कोई साइकाइट्रिस्ट ये अप्रूव करे। और ऐसे भी यूरोप में भी ऐसे कई मुल्क हैं। तो पाकिस्तान दुनिया के कुछ ही चंद ममालिक में है जिसमें ये कहा गया है कि आपकी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी ही आपकी सेक्स का बेसिस बन सकती है। मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। पाकिस्तान में कुछ ममालिक में से था जिसने बड़ा प्रोग्रेसिव जो है ये एक्ट बनाया था, बड़ी हमें हेडलाइंस में तारीफ मिली थी। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर काफ़ी सारे लोग दुबई गए हैं, दुबई में बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वहाँ ऑब्वियसली ट्रांस कम्युनिटी घूम रही होती है। आप अगर जाएं, सिर्फ वहाँ एक्स कार्ड बना है मिडल ईस्ट में, आप अगर जाएं थाईलैंड में, थाईलैंड पर कोई कानून नहीं है ट्रांस कम्युनिटी का, बट वहाँ बहुत ओपन है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है कानून की। कंबोडिया आप जाएँ, आप नेपाल चले जाएँ, मैं जिस वक्त नेपाल गई थी, अब तो नेपाल के पास लॉज हैं, उस वक्त नहीं थे, बट नीड भी नहीं है। दे डोंट नीड, उन्हें ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके आइन में एक बात लिखी गई है, बगैर किसी जिन्स के फ़र्क के साथ, तफरीक के साथ आप सब सिटीजन्स जो हैं वो बराबर हैं, वो उसी को मानते हैं। उधर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आज थाईलैंड आप समझ लें पूरी दुनिया में एक
अट्रैक्शन डेस्टिनेशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे सर्जरीज होती हैं, बड़ी मार्केट्स हैं। तुर्की में लॉज नहीं है बट तुर्की में एक जेंडर सर्जरीज की बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकल उनकी मार्केट चल रही है, उनकी इकोनॉमी उससे ग्रोथ कर रही है। कंबोडिया कम छोटा सा मुल्क है, मैं गई लेकिन इतनी इज्जत, इतना प्यार, कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये फ़र्क हमें महसूस होता है टू बी ऑनेस्ट सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान। बांग्लादेश का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक सवाल है, ये आपने भी बताया था कि 2018 का जो कानून था जिसके तहत आपने भी जिक्र किया था कि मुलाजमतों में जो शायद कोटा था या जिसके तहत जो भी मुलाजमतें उनको दी गई, तो क्या जो अभी शरीयत कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जैसे आप कह रहे हैं वो फिलहाल होल्ड हो गया, तो अब उनका जॉब स्टेटस क्या है? तो वो भी सब मुलाजमत गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि कोटा देंगे, देगी। उन्होंने कहा कि भाई हमने कोटा मुख्तस कर दिया है, लेकिन उन्होंने कोई उसमें इम्प्लीमेंटेशन खातिर की नहीं। और सिंध में तो कोई भी जॉब नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब सिंध में कोई जॉब ही नहीं मिली ही नहीं। ऐसा नहीं करना नहीं चाह रहे, गवर्नमेंट नौकरी भी कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन नहीं दी गई नौकरी प्राइवेट सेक्टर्स में। जब उन्होंने देखा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो हमेशा बिजनेस मार्केट के हिसाब से चलते हैं, जब उन्होंने देखा कि इस कंट्री ने इतना प्रोग्रेसिव लॉ पेश किया है और कर दिया है, तो उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूनिलीवर ने, एंग्रो ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए, जो इंटरनेशनल डोनर्स की बड़ी एक ना आपसे कंपल्सरी भी होता है। तो उस वजह से वो सारी चीज़ें हुई। जैसे ही उनको नज़र आया कि ये हिट कैंपेन स्टार्ट हुई और ये कामयाब हुई है, और ऑब्वियसली जब उनको लगा कि बिजनेस में ये लॉस बन सकता है इस रीज़न से, तो यूनिलीवर ने अपना वो पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, जिसमें उन्होंने ख्वाजा को जॉब दी थी। और मेरे ख्याल से 4 ख्वाजा काम कर रहे थे, और एक करके उन्होंने पहले जो ऐसे थे कि जो थोड़ा फील्ड वर्क में थे उनको निकाला। फिर आखिर में उन्होंने, मेरी फ्रेंड है अनाया जो हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और स्पेसिफिकली डिग्री का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन BBA उन्होंने किया हुआ है, मेरे ख्याल से MBA किया हुआ है, उसको उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने बाद में जब हमने थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने इनडायरेक्टली कंपनसेट की बात, बट वो उसे रख नहीं गए, और सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने वो जॉब्स ख़त्म कर दी। आर्टिस्टिक में भी जो है, लेकिन आर्टिस्टिक ने अभी हायर किए हैं। आर्टिस्टिक का ये है कि काफ़ी सारे जो ये क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके जो उनके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने ट्रांस रखने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ट्रांस के साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पहले हमसे रब्ता किया, उनसे मीटिंग्स हमसे की। दैन उनको लगा कि एक ख्वाजा सिरा तैयार होके आएगा, क्या काम करेगा, तो उन्होंने उसके बरक्स जो है कुछ फेमिनिन वॉइस को हायर किया है। नहीं, मैं आर्टिस्टिक की बात करंट तुम्हें बता रही हूँ मैं। हाँ, आर्टिस्टिक ने 5 लोग हायर किए हैं फेमिनिन वॉइस, जो मेल क्लोथ्स में आएंगे, और उन्होंने पहले ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन से बात की और उन्होंने हमारे सामने ऐसी डिमांड्स रखी थी, तो हमने क्लियरली कहा था सर वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये एथिकली रॉन्ग है। तो उन्होंने बाद में, ऑब्वियसली क्लाइंट की डिमांड थी, वो ऑर्डर्स क्लाइंट के होते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल हैं उनकी डिमांड, तो उन्होंने 5 थोड़े से फेमिनिन वॉइस को रख लिया है और उनको ट्रांस का नाम दे दिया है, ख्वाजा कम्युनिटी का नाम दे दिया है। तो बस ये एक बिजनेस है, जॉब्स अभी कहीं पे भी अवेलेबल ट्रांस कम्युनिटी के लिए नहीं है। मेरा सवाल ये है, यूजली माशरे में जो कंट्रडिक्शन सुनते हैं वो तबकाती कशमकश, उसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आपने जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ये नहीं करना चाहते या बिल पेश करते हैं, उनके बारे में आपने कहा उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, तो ये ना करने में उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो सर्व होते हैं, मतलब क्यों नहीं ये करने देते, या मुल्लाओं के और फंडामेंटलिस्ट के प्रेशर के अंदर आके ये इस तरह करते हैं कि चलो इस पे ये लोग खुश हो जाएंगे, लेट इट गो, या इसको और सप्रेस करो, इस तरह की चीज़ों को। आप समझ गए मेरा सवाल? मैं इंडिविजुअली अपनी सोच में इस पर बयान करूँगी। पाकिस्तान को स्टेबल नहीं बना। आप यहाँ बैठे हुए हैं,
एक महीना भी नहीं हुआ तो मैं एक पैनल में बैठी थी, बड़ी सारी मेरे साथ MPs बैठी थी। उन MPs को भी नहीं पता था कि उनकी पार्टी क्या कर रही है। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे और सब ट्रांस की फेवर में। तो मैंने आखिर में गुस्से में कहा तो मसला फिर कहाँ है, आप चले जाएं। अभी मैं और ज़ालिश गए थे जमात इस्लामी के हेड ऑफिस, तो वो इतनी प्रो थे ट्रांस के, वो जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे वो बड़ी वेस्टर्न थी, एग्री कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया आया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ से सियासत शुरू हो गई, सब अगेंस्ट हो गए। मैं और वो वीडियो भी मेरी बड़ी वायरल हुई थी कि मैं ज़बरदस्ती स्टेज पे जाके मैंने सबको कहा था। तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ को यहाँ टॉर्चर देना है, स्टेबल पाकिस्तान को नहीं करना है, ये एक मकसद है, एक रोक बना के रखना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने का बहुत इजी वे आउट है ये, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लोग खिलाफ नहीं हैं, पार्टीज़ खिलाफ नहीं हैं। अचानक से किसी पार्टी का एक बंदा उठता है, बिल पेश करता है, कब वो बिल कहाँ पहुँच जाता है, कब सेनेट में आ जाता है, पता ही नहीं चलता। हम जमात इस्लामी वालों से डिबेट करते हैं तो वो मान जाते हैं। इवन जब KMC का वो हो रहा था तो मुझे कुछ शक्लें तो उनकी याद थी, जो गालियाँ देते हैं उसको इंसान नहीं भूलता। लेकिन वो जब मुझसे मिले तो मैं एकदम से घबरा गई। तुम मेरे साथ थी, तुम अंदर चली गई थी, मैं बाहर बैठ के मैंने सिगरेट पी ली थी। तो वो लोग आ गए तो मैं डर गई। उन्होंने चेयर ला के, उन्होंने मिनरल वाटर मंगाया और उन्होंने कहा नहीं घबराओ नहीं, हम आपको इज्जत ही देंगे। और बड़े अच्छे से उन्होंने बात की। लेकिन जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ, जब मेयर की वोटिंग हुई, तो वो वहाँ फिर बिगड़ गए। फिर वो बाहर निकले तो फिर अच्छे से मिल रहे, सेल्फी ले रहे हैं। अब वही बात है कि मुझे जो एक पर्सनल मेरी एनालिसिस है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना है और इसमें रियासत पूरी तरह शामिल है। रियासत की इजाज़त के बगैर जो ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, जो असल रियासत के मालिक जो बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की बात नहीं कर रही, वो ये सब चाहते हैं उसको डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना है। आप अगर देख लें हमारी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अभी क्या हो रहा है पंजाब में, साउथर्न पंजाब में, ये सब चलता रहेगा। ये सारा इलेक्शन का गेम है और इसी तरह बेसिकली माइनॉरिटीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी सियासी मकासद के लिए। और एक वक्त आएगा कि हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हो गई। इस होप पे हम आज यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ सारा है। और आप यकीन माने, बड़ी हैरत होती है आपको कि सारा को हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सारा हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस उन्होंने लड़ रही हैं, उससे पहले उन्होंने शरीयत वाला केस लड़ा, इस्लामाबाद के अपने पैसे दी गई थी क्योंकि नहीं थे पैसे, हमारे पास नहीं थे हमारी। और आप इतनी बड़ी सिविल सोसाइटी है, कितनी बड़ी लॉ फर्म्स काम कर रही हैं, कोई नहीं सामने आया। इस केस एक और केस भी उन्होंने हमारा हाई कोर्ट का लड़ा है। तो कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस दम पे हैं। एक सिंगल फंडिंग हमें इस चैप्टर पे ऐसा नहीं है, मैंने अप्लाई किया था, मैंने बड़े बड़े इदारों में अप्लाई किया था कि भाई आप कुछ तो हमें दें, एटलीस्ट आप हमारा इस्लामाबाद में रहना खाना पीना वही कर दें। लेकिन किसी ने हेल्प आउट इस चीज़ पे नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रियासत की तरफ से ही है और कोई भी इसमें सपोर्ट नहीं है। मैं बड़ी हैरान हूँ, मतलब सिविल सोसाइटी से, कैपिटल सिविल सोसाइटी में कलीम दुरानी साहब, आपके साथ उन्होंने क्या किया था जमात इस्लामी ने जब आप हमारे साथ गए थे? आप यकीन माने, हमें ऐसा लगा कि अभी वो उनको मारेंगे। और आपको याद हो, मैं उस वक्त खड़ी हो गई थी, मैंने बोला नहीं, ये हमारे साथ आए, आप नहीं ऐसे बात कर सकते। उनको लगा कि वो इनको डांट के हमें प्रेशर में नहीं। और वो जो सारी चीज़ें, कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बिठाया तो घूम गए सारे, जो सारे फ़िरके हैं उन सबके मौलवी जमात में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े उनके, और उन्होंने कहा कि हम जहाद करेंगे इनके ख़िलाफ़ और हम रोडों पे आ गए तो अच्छा नहीं होगा, ये अच्छे वाले ख्वाजा से आए। और मुझे सर पे दुपट्टा पहनाया था और साथ में बोला भी था उन्होंने, मैं नाम भूल गई उनका, जो भी है कि शादी अंजलिना आई थी, उसने भी दुपट्टा पहना था। और आखिर में जब उन्होंने मौलवी देखा नहीं ये अच्छे वाले हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे स्टेज चाहिए। और मैं गई और मैंने तो कन्फ्यूजन दूर कर, जब मैं स्टेज से उतरी हूँ तो उस वक्त वही मौलवी आके कह रहे हैं नहीं हमें तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। मैंने बोला सर आपने बिल पढ़ा है? नहीं, वो इन साहब ने ना प्रेजेंटेशन दी थी।
हमारी मीटिंग के बाद उन सब की मीटिंग थी और वहाँ प्रेजेंटेशन दी गई थी। वो सारे जमात इस्लाम में अपना एजेंडा पुश ऑफ कर रहे हैं इसमें, लेकिन हम ये हैं कि हम चाहते हैं सोशल मीडिया आज अगर यहाँ आने का मेरा भी एक मकसद है आप लोगों से भी सपोर्ट। अगर आप सोशल मीडिया की इस तरह की पोस्ट देखते हैं तो एटलीस्ट आप हमारी हेल्प करें, आप वहाँ बात करें। जब हमारे हक में आप खड़े होकर उन्हें जवाब देंगे तो बेहतर होगा। हम तो दे रहे हैं, हमारी तो एग्जिस्टेंस की बात है, हमारी तो वजूद का सवाल है, हमें तो लड़ना ही है। वी वोंट हैव अनदर चॉइस, हम लड़ेंगे, लेकिन हाँ आप सबका भी साथ होना ज़रूरी है। इसको बस आगे बढ़ाकर तो आपने जो सवाल पूछा था उसका ये था कि इस पे अगर ये सोचें कि इस कानून से इतना बड़ा मसला क्या था या क्या हो सकता है, तो अगर आप ये भी देखें कि जो इसका जो बेसिक बुनियाद है कि जो आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो आपके सेक्स से अलग हो सकती है। तो जो हमारा जो पेट्रियार्कल निज़ाम है, जो पितरशाही है, जो हमारे मुआशरे की एक बुनियाद है, सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की, और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम और पेट्रियार्की तो एक साथ साथ ही चलते हैं। तो उसकी तो बुनियाद यही है कि एक मर्द है वो सुपीरियर है और औरत है वो इन्फीरियर है। हमारे पूरे जो मुआशरा है और जो हमारी इकॉनमी भी है वही इसी पे बुनियाद पे होती है कि एक मर्द का एक रोल है, सोशल रोल, कल्चरल रोल, इकोनॉमिक रोल। औरत का भी एक रोल है, सोशल रोल, कल्चरल रोल, इकोनॉमिक रोल। उसका सोशल कल्चरल रोल ये है कि वो ज़्यादातर प्राइवेट स्फीयर में होती है। उसका मकसद ये है कि वो बच्चे पैदा करे और वो बच्चे रखे। उसका जो अनपेड, जिसको हम अनपेड लेबर कहते हैं, वो करती रहे। और मर्द का एक रोल है कि वो उसके ऊपर रहे और वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो और वो कल्चरली भी सुपीरियर अपने आप को महसूस करे और इसको इन्फोर्स करने के लिए वो तशद्दुद भी करे। ठीक है, तो अगर ये हमारी सोसाइटी की बुनियाद है, लेकिन अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आके तो इस पूरे नोशन को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो ये कह रही है कि आप जो मर्द और औरत को इतना फिक्स्ड और इतना अलग समझते हो वो तो इतना शायद है भी नहीं, क्योंकि हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो सेक्स से अलग हो सकती है। अगर हम मर्द पैदा हुए हैं तो हमारी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, और जेंडर हो सकते हैं, हम औरत भी हो सकते हैं। तो इससे पूरे पेट्रियार्कल निज़ाम को जाहिर है एक बहुत बड़ा शॉक मिलेगा। और ये जो बैकलैश है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ, वो सिर्फ हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे, वो हम दुनिया भर में देख रहे हैं। और अगर आप फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को देखें, जिस तरह शहजादी ने कहा, उन्होंने जो मिसालें दी कि जो ट्रांसजेंडर औरतें हैं वो तशद्दुद कर रही हैं और जो सिस जेंडर औरतें हैं उनके खिलाफ वो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही है, वो वल्नरेबल है, वो सारी मिसालें तो बाहर मुल्कों की थी, यहाँ की कोई ऐसी मिसाल थी ही नहीं। तो ये बैकलैश हर जगह हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पूरे जो एक बुनियाद है पेट्रियार्की की, वो आई थिंक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसको चैलेंज करती है। और इसीलिए जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, जो फेमिनिस्ट कम्युनिटी है, इसी वजह से उनको इस वक्त इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सपोर्ट में और कानून के डिफेंस में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चैलेंज है ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को चैलेंज ही नहीं है, बल्कि ये इसकी बुनियाद यही है कि हमारा जो पेट्रियार्कल निज़ाम है उसको चैलेंज ना किया जाए। और ये वाकई जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस और ये कानून उसको कुछ हद तक चैलेंज करता है। तो इसलिए हम सबका इसमें एक स्टेक है। एक मेरा क्वेश्चन है, एक तो ये कि हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई होती है तो वो लड़ाई जो है वो कोर्ट के अंदर तो लड़ी जा रही होती है, लेकिन उसके बाहर भी हमें उसको लड़ना पड़ता है। यानी कोर्ट भी जब आपको की बात सुनती है जब आप बाहर आवाज़ ज़्यादा उठा सकते हैं। सो आप अभी जो मिसाल इसकी केबीटी है, केबीटी के लोगों को जो है वो पैसे मिले, इस बुनियाद पे सिर्फ नहीं मिले कि उन्होंने जो है वो कोर्ट में अपना केस लेकर गए, बल्कि वो सड़कों पर लड़े हैं, फिर कहीं जाकर जो है वो कोर्ट ने भी उनकी बात सुन ली।
सो अभी जो चीफ जस्टिस चेंज हुए और जो कोर्ट में थोड़ी चेंजेस हुई हैं, आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी कंपेन बाहर की जाए और उसके बाद आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकता है तेज़ी से? एक सवाल ये है और उसके साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपको क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उससे कि उसमें किस डायरेक्शन में जो है वो इस बिल के ऊपर फैसला जा सकता है? कोई आपकी होप्स हैं या जो भी होगा वो फिर देखेंगे? मैं इसका जो आपको सुप्रीम कोर्ट का सवाल है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। इसमें आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई प्रोग्रेसिव जजेस के सामने भी आए तो फिर भी उम्मीद तो हम रख सकते हैं, लेकिन जब भी इस्लाम की बात उठाई जाती है और ये एक अजम्पशन होता है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी एक्सपर्टीज़ है इस्लाम की तरफ से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को ओवरटर्न करने में एक रिलक्टेंस तो होगी। इसको हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन मैं इसलिए उम्मीद रखती हूँ क्योंकि मुझको ये लगता है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जो बेसिक जो उनकी रीजनिंग है उसमें कई इश्यूज़ हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने जिस तरह से कुरान और हदीस का उन्होंने जो हवाला दिया है उसमें काफ़ी बेसिक गलतियां हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि फ़ैसला ओवरटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर क्या 2018 के कानून को जिस तरह वो पास हुआ था उसको उसी तरह सुप्रीम कोर्ट वाकई अपलोड करेगी, इसका हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम मुझे नहीं लगता। और दूसरा आपका था कि हमने सड़कों पे आना है या हम एहतजाज करें, ऑब्वियसली एक सोशल प्रेशर भी डेवलप करना होता है। उसके लिए हमने पिछले साल भी सिंध मूरत मार्च किया था, इस साल भी हम सिंध मूरत मार्च करना चाह रहे हैं और उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। और आप सबसे शिरकत की दावत है कि आप आएँ, हमारे बीच में बैठें, हमारे साथ मार्च करें। हम तो हमेशा सबके मार्च में शामिल होते हैं, चाहे वो औरत मार्च हो, चाहे वो LGBT का मार्च हो, लेकिन चाहे क्लाइमेट हो, क्योंकि मैं समझते सारे मसले बराबर हैं। हम सोशली करें लेकिन बहुत मुश्किल है। कोई तहरीक चलाना मैं समझती हूँ आसान नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और हमारी कम्युनिटी बहुत वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास के लिए डोनेशन हमने जमा करना शुरू किए हैं और इंशाल्लाह हमको ये उम्मीद है कि नवंबर को 19 तारीख फेडरल हॉल पे हम लोग सिंध मूरत मार्च करेंगे, तो इसमें आप भी शामिल हों और एक प्रेशर हम डेवलप करें कि प्लीज़ सच को तो माने। डर सिर्फ ये है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या वो शरीयत कोर्ट के किसी फैसले को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि लोग शरीयत कोर्ट छोड़ के सिर्फ शरीयत सुनते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है। जब मैंने उन्हें कहा, जब उससे बात की गई तो उन्होंने कहा शरीयत के खिलाफ जा रही है। मैंने कहा कोर्ट के खिलाफ जा रही है, शरीयत के खिलाफ नहीं जा रही, शरीयत कोर्ट की बात कर रही। तो ये एक तासुर बनाया जा रहा है और ये शुरू से बनाया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। आप देखें ना कि पहले उन्होंने कहा कि मर्द की मर्द से शादी हो रही है, औरत की औरत से शादी हो रही है, ऐसे उन्होंने कैंपेन स्टार्ट और एकदम से पूरे पाकिस्तान में फैल गए। फिर उन्होंने बारहांज कहा, पार्लियामेंट में कहा, रोडों पे कहा, जलसों में कहा, इस्लाम को खतरा है। इतने बड़े दीन को हमसे क्या खतरा हो जाएगा? एक बिल से 2 कागज़ के पेज होते हैं, उनसे खतरा होता है, क्योंकि वो पूरा था कि अब वो बिल डाउन करवाया उन्होंने शरीयत कोर्ट के बाद भी। फिर उन्होंने कहा कि हमें अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से और इन्हें अहमदियों की तरह हमें इनके साथ जो हमने उस वक्त किया था अहमदियों के साथ, अब इनके साथ करेंगे। बड़ा खुला, उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और फिर जब इलेक्शन करीब आए तो ये भी एक और कैंपेन स्टार्ट करेंगे कि हमने इस्लाम बचा दिया, शरीयत कोर्ट ने इनको इस्लामिक कह दिया। तो ये एक पूरा एक माइंड गेम होता है। सोशल कैंपेन जो चलती हैं, ये जो हेट कैंपेन भी चलती हैं, इसी तरह एक पूरी माइंडसेट के साथ होती हैं। हमें इस झूठ से, फेक इन्फॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। कहीं पे भी बिल में शादी का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी बिल में
कोई सेक्सुअल राइट्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब 377 है, जब आपने अननेचुरल सेक्स को सख्ती से पाबंदी से क्रिमिनल किया हुआ है, क्रिमिनलाइज किया हुआ है, तो आप कैसे हम शादी का मांग सकते हैं? हमने शादी नहीं मांगी, पाकिस्तानी ख्वाजा सरा कोई शादी की डिमांड नहीं कर रहे, हम बेसिक राइट्स मांग रहे हैं। आप एक्स की जगह कोई भी वर्ड लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, लेकिन राइट्स तो दें। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें पढ़ रहे हैं। एक डिफरेंस कम्युनिटी में आया है, जहाँ पहले 100% कम्युनिटी डांसिंग, सेक्स वर्क और बैगिंग में थी, अब वहाँ 80%, 20% कम्युनिटी निकली है। 10-10 साल बाद बच्चों ने 9th के पेपर्स दिए हैं, हमने एडमिशन्स कराए हैं, लेकिन वही बात है कि वहाँ बोर्ड पे आपने हमें शनाख्ती कार्ड में एक्स दे दिया है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड के फॉर्म्स में एक्स का कॉलम नहीं। अब वहाँ बैठे हुए थे, क्या करें? एडमिशन कराने के लिए 6 दफ़ा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाना पड़ा। फिर उसके बाद अब उन्होंने मैट्रिक भी कर लिया, अब यही सब हमें दोहराना होगा इंटर बोर्ड ऑफिस। लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ती है एक्टिविस्ट? क्यों ये इतनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस खुली हैं? क्यों? प्रोसीजर को आसान करें। कोई भी बच्चा जो मेरे साथ हैं या मुझ तक पहुँच गया, ज़रूरी नहीं है ये एक सिर्फ कराची है, पूरे मुल्क की आप बात करें, हम नहीं कर सकते। हम कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये काम नहीं है हमारा, हम अपने एक्टिविज़म में करते हैं। कुछ लोगों के हम इंटर बोर्ड ऑफिस भी चले जाएंगे, लेकिन कब तक ये चीज़ें हमें इस तरह चाहिए? बहुत बेसिक राइट्स चाहिए, पढ़ने का चाहिए, इज्जत से घूमने का चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन का चाहिए। इवन हमें जब ये लॉ पास हुआ था 2018 का, तब पूरा एक सेशन रखा गया था, जो ये हमारा इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो सदर थे उनको हमने बुलाया था और उनको हमने किबला एजाज नाम था उनका, और मैं उधर मौजूद थी और डॉक्टर सना यासिर ने उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दी और बड़ा उन्होंने हमें लगा कि बस मसले हल हो गया और बिल पास हो गया। और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा एक जगह मेरी मुलाकात हुई पिछले साल इस्लामाबाद में, तो मैंने उन्हें कहा, सर मैं तो उधर फरजुल्ला बाबर भी खड़े थे और एक और सियासी रहनुमा भी खड़े थे, तो मैंने सर को कहा, सर आप तो थे हमारे साथ, कहीं मैं पर्सनल बेसिस पे आया, तो उसको मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरे बेसाख्ता मुँह से निकल गया कि सर शादी में नहीं बुलाया था, वलीमे में थोड़ी बुलाया, क्या पर्सनल बेसिस पे मेरे दोस्त बन गया। तो वो सब भी हंसने लगे। फिर बात तो वही है, पहले आपका एतराज़ नहीं था, आप डर गए क्योंकि प्रेशर आया, क्योंकि सारे प्रेशर सिस्टम ना और कुछ नहीं है। इस बिल में ना हमें शादी चाहिए, ना हमें कोई सेक्सुअल राइट्स चाहिए, वो बेसिक बुनियादी राइट्स हैं। आप सब खुद पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वो बिल मौजूद है, अब तो ऑनलाइन उर्दू में भी मौजूद है, पढ़ें आप। हाँ, बिल में तो कुछ डेफिनेशन हैं, उनको भी डाउन करने, और इनहेरिटेंस का जिक्र नहीं कर रहे वो, लेकिन मेन मुद्दा उन्होंने शरीयत कोर्ट में इनहेरिटेंस भी उठाया था। उन्हें पता था कि जब वो सोशल मीडिया पर इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो लोग इस हफ्ते की बात कह देंगे कि भाई जैसे भी हैं उन्हें इनहेरिटेंस तो मिलनी ही चाहिए ना, दीन तो देता है। तो उन्होंने इनहेरिटेंस का जिक्र अपनी कैंपेन में नहीं किया, लेकिन कोर्ट में उन्होंने। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम अगर जाते हैं एक अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए कि हमें इनहेरिटेंस जो दीन देता है हमें मंजूर है, जो दीन देता है, जो आपको समझते हैं कि इस्लामी तौर पर होना चाहिए दें, ताकि हमें भी पता चले कि भाई दीन हमें क्या देता है, बेदखल तो नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी बात सेल्फ रिसीप्ट आइडेंटिफिकेशन की। आप एक साइकेट्रिस्ट को या डॉक्टर्स का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक टीम चाहिए होगी। पूरे पाकिस्तान में एक इंटरसेक्स एजुकेटर है। आपको पता है 10 साल मैंने सफ़र किया है अपनी मेडिकल हेल्थ की वजह से। डॉक्टर सना यासिर आई और वो बेचारी औरत बाहर से पढ़कर आई है, लेकिन अब हम उसे फीस नहीं दे पाते। अल्लाह उसे और दे, हमें हमारे लिए दिल से उस औरत की दुआ निकलती है। उसके पास बहुत सारे अपने पेशेंट्स भेजती हैं जिनको हार्मोनल इशूज़ हो जाते हैं, उनको वो ठीक करती है। वही बात है, किस उससे कोई साइकाइट्रिस्ट रख ले, लेकिन वही बात है कि यहाँ आप HIV पेशेंट मर गए, आपसे वो इलाज की दरख्वास्त करते रहे, 5 महीने एक HIV पेशेंट को जख्म हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, कीड़े पड़ गए थे। फिर हमने सारा के जरिए हाई कोर्ट में सिविल पे केस किया मिनिस्ट्री पे कि आपने ये गलत किया।
लेकिन बट स्टिल आप हमारी बेसिक ज़रूरियात ही पूरी कर रहे हैं, तो आप हमारा जेंडर कहाँ से चेक करेंगे, कौन सा आप सर्टिफिकेट निकालेंगे? इस चीज़ की कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये सिर्फ एक कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो मेजर इश्यूज हैं एक्चुअली उनको हाइड करने के लिए हमारे इशू को ये दोहराया जा रहा है। ये फिर उठेगा इलेक्शन के दरमियान। इलेक्शन जैसे ही प्रॉपरली अनाउंस हो जाएंगे और हो जाएगा कि इलेक्शन अब हैं, तो ये उस वक्त जो है दोबारा से ये इशू। बस एक छोटा कमेंट नहीं, वो मुझे मिल गया जो वो अभी उन्होंने बताया जो सवाल था। कमेंट सिर्फ ये था कि मतलब वैसे तो सूद भी हराम है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी कंपेन खड़ी नहीं कर रही कि उसके ऊपर भी हम इलेक्शन करें, उस पर हम जीते। ताकतवर है ना, उनकी अपनी इनकम पे देखिए आईब्रोज बनाना भी इस्लाम में सख्त हराम, जो बंदी मकतब का बताया, लेकिन औरत की अभी सच की बनी हुई है, मत समझिए, मर्दों की भी कुछ तो बनी हुई है। तो फिर अब कहाँ जाए, हम भी हराम सब हराम। तो ये एक डिफरेंस हैं चीज़ें कि वही बातें वो हमारे यहाँ भी क्या फैशन शोज देखें माशाल्लाह, मतलब पूरी पूरी लेग्स लड़कियों की नज़र आ रही हैं। हमें एतराज़ नहीं है, बट उनको एतराज़ है कि हम गैर शरई। तो ये फेम लेने के लिए भी कुछ यूट्यूबर्स ने हमारी को कुर्बानी दे रहे हैं, कुछ अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। वो वैसे सर पे दुपट्टा पहन लेती हैं, लेकिन रैप वॉक जब वो करवा रही होती हैं तो कहीं पे ठीक है ना ये, और वो सारे जमात इस्लामी वाले मारिया दाजी बोलते हैं। आप उनके केसेस तो देखें, मुझसे बहस कर रहे थे तो मैंने बोला बस नेक्स्ट जो शो होगा कैटवॉक, आप सबकी बेटियां जाएंगी मारिया बाजी के शो में, तो फिर वो गालियाँ देने लग गए। या तो फिर आप वो सेम रखें चीज़ ना, मारिया बाजी इतनी पसंद है तो रखें आप लोग। अब वही बात है, अफगानिस्तान में कॉलर्स बंद कर दी, अफगानिस्तान में डमीज हटा दी, पर यहाँ के इस्लाम में मारिया बाजी अच्छी हैं क्योंकि वो उनको पोलिटिकली अलाइनमेंट्स में डिफरेंस। सवाल था मेरा, वो लेकिन फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं इशू को समझा कि NICs भी नहीं, यानी कि NIC भी नहीं, NIC नहीं ऐसा मतलब ये है कि वो वोटिंग राइट नहीं है आपके पास, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग कर सकते हैं आप, वोटिंग राइट नहीं तो समझिए कि लेजिस्लेशन में बहुत बड़े मसाइल हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से मोटिवेट होगी कि उस कम्युनिटी के लिए हम लोग लेजिस्लेशन करें, इनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं। तो मेरे लिए तो एक फैसिनेटिंग स्टोरी है ये कि एक बिल पास हुआ कैसे, और उस वक्त वो के किस मुश्किलात का सामना हुआ, किस तरीके से कन्विंस किया गया, जहाँ पे कोई मोटिवेटेड ही नहीं हो गया, फायदा क्या वोटिंग राइट ना पूछे इस तरीके से। और मेरी बात से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लेजिस्लेशन के प्रोसेस के अंदर भी शायद कोई ऐसी असेंबली होती है, तो नेशनल असेंबली है, सेनेट है, उसके अलावा भी एक और भी वर्ग की एक के कुरान के हदीस के खिलाफ नहीं है, तो उस वक्त भी मतलब के सामना हुआ कि ये इस बिल को पास होना चाहिए, उसके बावजूद भी पास हुए, तो ये जर्नी का थोड़ी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस वक्त की मैंने 2018 के बिल पे काम किया। 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी में पहली बार एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि भाई इनको राइट्स मिलने और इनको NICs बना के थे, तो उस वक्त NICs बनते थे उर्दू में मर्द ख्वाजसरा औरत ख्वाजसरा। फिर वो हम बात करते रहे, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद UNDP ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो नाज पाकिस्तान को मिला था। उसमें हम सब ने उन्होंने भी हम सबको शामिल किया, हमने मीटिंग्स, मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस, मैंने जितनों से भी बात की वो तो बड़ी लिबरल है, बंदे भी सारे लिबरल हैं, बड़ा उन्होंने मतलब उस वक्त इस बिल की तारीफ की। और हाँ, वो पहले एक अपनी तरफ से बिल ला रहे थे, हमने उसमें कुछ चेंजिंग्स करवाई और उस वक्त कुछ डिमांड्स, रेप लॉस नहीं डालेंगे आप, रिजर्व सीट की बात नहीं डालेंगे आप लोग, ये पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने बिल पास किया था इन 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ, इन दो चीज़ों का उन्होंने कहा था कि नहीं इस पे नहीं आया। दूसरी चीज़ क्या कही आपने? पहले रिजर्व सीट्स हमने पार्लियामेंट में डिमांड की थी, और रेप लॉस पे हमने कहा था कि हमें 377 से निकाल के 376 में डाल दें कि अगर मेरा रेप हो रहा है तो मुझे जो रेपिस्ट उसकी FIR तो स्ट्रॉन्ग करे। और अलग बात है अभी ऐसा हो गया है, और इसका क्रेडिट मैं जो है पीपल्स पार्टी को दूँ, उन्होंने इस कॉटमी वाले केसेस को भी रेप में डाल दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। उस वक्त सब बहुत प्रो थे, जमात इस्लामी उस वक्त भी कन्फ्यूज,
ये सब बाद में 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक बिल पास हुआ है और ख्वाजा सराउन ने नेशनल असेंबली में जाके तकरीरें की हैं, सेनेट के साथ मीटिंग्स हुई हैं और सारे लोग, ऐसा नहीं सिर्फ कराची से गया था या इस्लामाबाद से कोई था, नहीं, पंजाब से अलग थी, KPK से अलग थी, बलूचिस्तान से अलग थी, सिंध से अलग थी, विद्या जी रिप्रेजेंट कर रही थी उस वक्त। सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हुई और उस वक्त के NCHR के जो हेड होते थे उनका एक बड़ा किरदार और महिला एक हैं, उन्होंने बड़ा उस पर काम किया है सोसाइटी में, उन्होंने एक बड़ा काम किया था। सिंध का बिल पहले बन गया था 2018 के बिल से पहले सिंध ने बिल बना लिया कि सिंध में पास होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमने पहले बना लिया। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई थी, इसमें वो 2009 की जो जजमेंट थी ना, उसके बाद इन चीज़ों ने तेज़ी पकड़ी थी और इस बिल को बनने में ये 8 साल का अरसा लगा था। आखिर के सालों में चीज़ें ज़्यादा तेज़ हुई थी, उसमें हमारे कुछ इंटरनेशनल INGOs ने हेल्प आउट किया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त थी, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी नेशनल असेंबली तक पहुँच चुकी। हम अब रिग्रेसिव पोजीशन पे आ गए, पहले प्रोग्रेसिव थे, अब आखिर हमारे नहीं, आप लोगों के भी मामले में सब में एक रिग्रेसिव चीज़ आ गई है। तो बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ था, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी सब एग्री थे और इवन मौलाना फजल रहमान की जमात थी, उन्होंने भी हक में वोट दिया था, आपको पता है, सिर्फ जमात इस्लामी अगेंस्ट हुई और उन्होंने भी जमात इस्लामी के, ये फरतुल्लाह बाबर की बात है, जब वो उनसे आए उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या बिल है और फरतुल्लाह बाबर ने जब उन्हें एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा, मैं तो मुखालफत नहीं करूँगा, लेकिन वोटिंग के वक्त मैं उठ के चला जाऊँ। और इस सारे बिल को पास कराने में एक बहुत बड़ा किरदार है। गेम में किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उस फरतुल्लाह बाबर इंसान की बात करें जो आज तक हमारे साथ खड़े होकर लड़ते हैं। अगर हम वैसे भी इस्लामाबाद जाते हैं तो हमसे वो मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो ये कुछ इंसानियत भी अपने अंदर होनी चाहिए। हालांकि मुझे भी पार्टी ने उनको खास सपोर्ट नहीं किया था जब उन्होंने शरीयत कोर्ट में वो पार्टी बने थे और उन्होंने कहा था मैं इंडिविजुअली तौर पे कर रहा हूँ। बस उस वक्त भी फरतुल्लाह बाबर साहब भी थे जिन्होंने लीड संभाली थी और एक खातून थी, नाम भूल जाती हूँ मैं, खातून थी, वो पीपल्स पार्टी की थी, जो बहुत जिन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव बिल पास किए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये बिल बनवाया था, सारी चीज़ें की हैं। उस वक्त एतराज़ किसी को नहीं था, बस हमारे यहाँ किसी भी मामले को बंद करना है, किसी मामले को कंट्रोवर्शियल कहना है, उसे कहते हैं गैर इस्लामी, तो वहीं बात आगे ख़त्म हो जाती है। आज यहाँ एक्सप्लेन करने के बाद भी सारी चीज़ें फिर भी हैं, अगर आप भी ये बात करेंगे तो आगे से ये बात आ जाएगी गैर इस्लामी। एक इंसान गैर इस्लामी नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ती हूँ, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मुझसे ये हक आप कैसे छीन सकते? ये मेरा एक राइट है, ये इस मुल्क के आइन का राइट है कि जो मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए, आप कैसे रोक सकते? ये और आपकी जो राइट टू वोट की बात आप कह रहे हैं, इनिशियली हमने 2009 में अपनी आइडेंटिटी ही हासिल की, ठीक है, मगर अब हम जो है राइट ऑफ वोट से भी जो है वो पीछे हट चुके हैं, क्योंकि इस वक्त TMC और TMC के ऐवानों में बैठने के बावजूद हमारे पास अपने लिए अपनी कम्युनिटी का वोट रजिस्ट्रेशन कराने का कोई हमारे लिए इक़दाम नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो हल्का बंदी की बात करते हैं। हमारे हल्कों में भी जो है वो हमारे टाउन में भी ट्रांसजेंडर रहते हैं जो कम्युनिटी मेंबर रहते हैं, मगर ट्रांसजेंडर का CNXC बनना ही जो है वो अब नादरा ने बंद कर दिया है। हम उनको कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं? जो वो कम्युनिटी की आप बात करें जिनको आइडेंटिटी ही नहीं मिली, ये एक वक्त जो गुजरा है, हमने एक मतलब जंग लड़ी है, क्योंकि सिर्फ ये लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, कम्युनिटी की अपनी एक्सेप्टेंस के लिए भी, कि आपके लिए एक्स का कि आपकी आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है। आज जब उनको एम्पावर किया गया, आज जब वो रजामंद हुए कि हाँ हम अपने मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर नादरा की तरफ से और ये हुकूमती प्रोपेगेंडा बनने की वजह से उनके पास अब कोई इक़दाम ही नहीं है, और वो जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया कम्युनिटी के साथ, वो भी ट्रस्ट खत्म हो गया।
कंफ्यूजन है काफ़ी। एक तरफ से नादरा ने NIC बंद कर दिया, दूसरी तरफ से PTM गवर्नमेंट जा रही थी तो जाते जाते उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासी शमूलियत, वोटिंग राइट्स और सियासत में हिस्सा लेने का हक दिया है तो वो एक बिल पास कर दिया है। वो समझ नहीं आया ना कि NIC ब्लॉक है, बिल हमारे यहाँ हक में पास हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन चल रही है। और नादरा का जो एग्जाम है उसको आप ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है, जो स्पेस है टाइम का, मतलब जो बिल पास हुआ है वो सब जो पेटिशन दायर नहीं है तो ये कितना स्पेस होगी? 2018 में हुआ है और पिटीशन उन्होंने दायर की थी 2022 एक पिटीशन 2022 अगस्त में हुई थी, लेकिन जो पहली पिटीशन हुई थी फिर सुनवाई में काफ़ी गैप हुआ था। पहली पिटीशन मुझे लगता है 2020 के एंड में उसके बाद 21 में हुई थी जिसमें आयशा और बबली को नॉमिनेट किया था। हाँ नहीं वो 2021 में की, 3 साल बाद। ये समझना चाह रहा हूँ कि वोट कब आया नहीं वो इलेक्शन था, इलेक्शन का वही क्या हमने क्या हुआ ये समझना चाह रहा हूँ। असल में वो फंडिंग जमा कर रहे थे ना, फिर ज़लज़ला आ गया था, फिर तुर्की में ज़लज़ला आ गया था, यहाँ सैलाब आ गया था, तो दुबई खिदमत ने बहुत फंडिंग जमा की थी तो वो फिर मेयर कराची के उसमें भी लगी थी और हमारे ऊपर भी कोई पैसा लगा। कितना टाइम लगा समझने में कि इस्लाम आई थिंक ये भी हो सकता है कि उन्होंने जब देखा कि कानून वाकई में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब उन्होंने शायद ये देखा कि वाकई में इस कानून के बाद चीज़ें तो बदलने लगी, क्योंकि इदारे जैसे जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस उन्होंने फिर इस कानून की बुनियाद पर अपनी कम्युनिटी की भी एडवोकेसी की, लोग सामने आए और फिर शायद उन्होंने जब ये देखा कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी हमारी सोसाइटी में अब स्टेटस बदलेगा, जिस तरह की शहजादी ने बात की कि अब वो पहले सिर्फ प्राइमरीली भीख मांगते थे लेकिन अब वो प्रोफेशंस में भी आने लगेंगे, पॉलिटिक्स में भी आने लगेंगे। तो जब उन्होंने शायद देखा कि कानून इम्प्लीमेंट वाकई हो रहा है तब उनको शायद होश आने लगा। मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा मांग रहे हैं, वो जो कर रहे थे वही करते थे, तो पहले कर रहे थे मांग रहे थे वो करते ये तो बात अगर कलीम नुरानी साहब को याद हो तो उन्होंने वहाँ पे भी कही थी हमें आप लोगों के करने से या कुछ आप जो करते आए उनसे मसला नहीं है, लेजिस्लेशन से वहाँ उनको ये इशू नहीं है, दीन का मसला नहीं, उन्हें लेजिस्लेशन का। अच्छा अभी आपने तस्करा किया कि आपको बैन है, तो ये एक अनऑफिशियल बैन है या वाकईतन मैं एक बीइंग ट्रांसजेंडर अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकता? नहीं वो नाला नहीं बना, मतलब ऑफिशियली ही बैन जिनके एक्सपायर हुए हैं उनको भी रिन्यू नहीं। वो रीज़न क्या बता रहे हैं? और शरीयत हालांकि वो भी शरीयत कोर्ट ने जो है उस पर उसको फैसला नहीं करा उसके लिए एक लेटर लिखा एक कम्युनिटी है जिसकी इतनी सारी आबादी होगी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनसे नेशनैलिटी का मतलब मुझे ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि आपको कल कोई मार दे या कुछ कर दे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते पूरे स्टेटलेस बनाना किसी को ये हाँ मतलब ये तो मायने बहुत बड़ी चीज़। और मुझे डर है कि अगर पासपोर्ट का मैंने तो नया रिन्यू करवाया है, हमारी एक फ्रेंड थी उसकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी, उसको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था क्योंकि कहीं जाने के लिए आपको 6 महीने एटलीस्ट चाहिए होते हैं कि आपके एक्सपायरी में हो, उनके नहीं थे और वो लड़ती रहेगी नया, और वो उसने केस भी किया लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती। और ये सब चीज़ें बहुत न्यूली डेवलपमेंट हुई है। मैं इसी एक्स पासपोर्ट पे मैंने बहुत पहले बनवाया था, एक्स पासपोर्ट पे थाईलैंड जा रही थी तो मैं नेपाल जा रही थी, तो मैं दुबई से होती हुई गई, लेकिन जब मैं दोबारा गई जब ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद उनका पूरा जोर चला, उन्होंने मुझे रोक दिया, जहाज में बैठने से मना कर दिया, आप नहीं बैठ सकते, टिकट बुक करवा और टिकट के पैसे भी रिफंड नहीं हुए। खैर मैं दूसरे दिन फिर थाई में चली गई थी, डोनर अच्छा था उसने कर दिया था, लेकिन वही बात उसके बाद अनाया उन्होंने ईमेल करके पूछा एमिरेट्स, तो एमिरेट ने कहा मैं कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो चढ़ने लगी तो दुबई गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जहाज़ में जो एक क्योंकि कनेक्टिंग हो तो एक आपको उसी वक्त देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से आ जाता है दूसरा आपका बोर्डिंग पास, तो वो दूसरा बोर्डिंग पास नहीं आया,
तो ये चीज़ें दुनिया भर में चेंज हो रही है। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ट्रांस कम्युनिटी को मसाइल आएंगे, और जितनी भी जमात इस्लामी अभी जो बातें बोल रहा है, हमारी सिंध की जेलों में तकरीबन 5 पादसरा है पूरे सिंध की जेलों में, लेकिन मर्द हजरात और औरतें बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ों पे टारगेट किया जाता है हमें, और ये सब प्रोपोगेंडा कैंप। HIV का आप सुनते होंगे तो आपके जहन में, अगर मैं अभी HIV कहूँ तो ऑनेस्टली आपके जहन में कहीं ना कहीं हमारा सेगमेंट भी आता होगा। सिंध में एक्सपेक्टेड 86,000 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 1500 पॉजिटिव, तो बाकी सब काम बदनाम हम क्यों? तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ों को बदनाम किया जाता है पर्पसली, ये चीज़ें इस तरह से इनको बैंड किया जाए। क्योंकि मैं तो HIV का डेटा लेके हम तो हमने काम किया है, हम तो कहते हैं 1500 हमें, तो हमें क्यों पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि बार बार HIV का जिक्र किया जाए। जैसे ये स्मेयर कैंपेन हम देखते हैं, मैं खुद परेशान था कि मारिया भी को आपसे क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से, और इतने मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि ये किस तरह के इतनी ही मार्जिनलाइज किस्म की कम्युनिटी को के ख़िलाफ़ कुछ बोल के क्या हासिल कर लेंगे। तो आप ये इतना सारा जो स्मेयर कैंपेन है या इतनी सारी चीज़ें आप लोग इसके लिए क्या, मैं ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप इसके लिए कोई आपने कुछ करते हैं, क्या करते हैं? जैसे ये प्रोग्राम एक तरीका है आपका, और इस तरह की कोई प्रेजेंस हो, किसी तरह की कोई प्लेटफॉर्म हो, वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पे ऐसे कोई हो, ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो आपकी बात कहना। आप देखिए, हमारे जो डॉक्टर मेहरब हैं, मैं हूँ, हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड कराए जिसमें इंफॉर्मेशन दी है, और हम जब अपनी मीटिंग्स होती हैं हमारी, जैसे हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई तो मैंने कहा था कि आप कुछ लोग सामने आए सिविल सोसाइटी सर इस तरह की गैदरिंग्स अरेंज करें, उस पर फिर करीम दुरानी ने ये गैदरिंग अरेंज की। तो आज आप लोगों को हमने बताया हम यही कर सकते हैं, वसाइल बहुत महदूद, और अपने हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कारवा बन रहा है। अगर हमने उनसे कहा इस सारी चीज़ों में कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट करवाई, सब यहाँ पर आए, हमने आपको अपनी बात सुनाई, इसी तरह सारा हमारा केस लड़ रही है। बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग सारी चीज़ है, अपना पैसा भी लगता है, कुछ और पैसे मुझे इनको देने हैं, वो जो थे मुझे याद आ गया अभी बात करते हुए, वो भी नहीं दिए, जो शायद कोई फ़ीस थी 15,000 16,000 कोई फ़ीस थी, तो मैंने वो भी नहीं दिए, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप लोगों के साथ है कि आप लोग हमारा इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारा जो एक सिर्फ ब्रेन ड्रेन आपका नहीं, हमारे भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से, काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टिविस्ट ने यहाँ असाइलम ले लिया है बाहर मुल्कों में ड्यू टू दिस हेट कैंपेन, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और उनका राइट है, हम उनको कुछ नहीं कहें, लेकिन वही बात है हम नहीं जा सकते, हमारी ग्राउंड कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, उनके मसाइल मौजूद हैं। और मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में या तो फुल मुझे ट्रांस फ्रेंडली लोग मिलते हैं या तो ट्रांसफोबिक मिलते हैं, कोई अपने काम से मतलब रखने वाला नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ इसलिए। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मेरी एक और कमिटमेंट है। नहीं, हम एक पहली चाय पे आपके साथ पिएंगे, बस इतने ही ज़्यादा वक्त लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ तो भरे पड़े हुए हमारे नौजवान, कहाँ इनके सवाल इतना प्रेशर था कि हमें ज़रूर आता है, और हम जो है वो ये पूछेंगे वो पूछेंगे, कुछ तो पूछो यार, चाय के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का, और आपका खाना और आपका और एक HIV पेशेंट को जख्म हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, कीड़े पड़ गए थे, फिर हमने सारा के जरिए हाई कोर्ट में सिविल पे केस किया मिनिस्ट्री पे कि आपने ये गलत किया, लेकिन मैंने स्टिल आप हमारी बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे, तो आप हमारा जेंडर कहाँ से चेक करेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट निकालेंगे, इस चीज़ की कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये सिर्फ एक कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो मेजर इश्यूज़ हैं एक्चुअली उनको हाइड करने के लिए हमारे इशू को ये दोहराया जा रहा है। ये फिर उठेगा इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन जैसे ही प्रॉपरली अनाउंस हो जाएंगे
और हो जाएगा कलेक्शन अब है, तो ये उस वक्त जो है दोबारा से ये इशू। बस एक छोटा कमेंट नहीं, वो मुझे मिल गया जो वो अभी उन्होंने बताया जो सवाल था। कमेंट सिर्फ ये था कि मतलब वैसे तो सूद भी हराम है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन खड़ी नहीं कर रही कि उसके ऊपर भी हम इलेक्शन करें उसमें हम जीते। ताकतवर है ना उनकी अपनी इनकम पे। देखिए आईब्रोज बनाना भी इस्लाम में सब हराम, जो बंदी मकतब का बताया, लेकिन औरत की अपनी सच की बनी हुई है, मत समझे मर्दों की भी कुछ तो बनी हुई है। तो फिर अब कहाँ जाए, हम भी हराम सब हराम। तो ये एक डिफरेंस हैं चीज़ें कि वही बात है, वो हमारे अभी क्या फैशन शोज देखें माशाल्लाह, मतलब पूरी लेग्स लड़कियों की नज़र आ रही हैं। हमें एतराज़ नहीं है, बट उनको एतराज़ है कि हम गैर शरई। तो ये फेम लेने के लिए भी कुछ यूट्यूबर्स ने हमारी को कुर्बानी दे रहे हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को प्रमोट करने के लिए। वो वैसे सर पे दुपट्टा पहन लेती हैं, लेकिन रैप वॉक जब वो करवा रही होती हैं तो कहीं पे ठीक है ना ये, और वो सारे जमात इस्लामी वाले मारिया दाजी बोलते हैं। आप उनके केसेस तो देखें, मुझसे बहस कर रहे थे तो मैंने बोला बस नेक्स्ट जो शो होगा कैट वॉक, आप सबकी बेटियां जाएंगी मारिया बाजी के शो में, तो फिर वो गालियाँ देने लग गए। यहाँ तो फिर आप वो सेम रखें चीज़ ना, मारिया बाजी इतनी पसंद है तो रखें आप। अब वही बात है, अफगानिस्तान ने कॉलर्स बंद कर दी, अफगानिस्तान ने डमीज हटा दी, पर यहाँ के इस्लाम में मारिया बाजी अच्छी हैं क्योंकि वो उनको पोलिटिकली अलाइनमेंट्स में डिफरेंस। सवाल था मेरा वो, लेकिन फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं इशू को समझा कि NICs भी नहीं, यानी कि NIC भी नहीं, NIC नहीं इसका मतलब ये है कि वो वोटिंग राइट नहीं है आपके पास, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग कर सकते हैं आप, वोटिंग राइट नहीं तो समझिए कि लेजिस्लेशन और बहुत बड़े मसाइल हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से मोटिवेट होगी कि उस कम्युनिटी के लिए हम लोग लेजिस्लेशन करें जिनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं। तो मेरे लिए तो फैसिनेटिंग स्टोरी है कि एक बिल पास हुआ कैसे, और उस वक्त वो के किस मुश्किलात का सामना हुआ, किस तरीके से कन्विंस किया गया, जहाँ पे कोई मोटिवेटेड नहीं हो गया फायदा क्या वोटिंग राइट ना पूछे इसी तरीके से। और मेरी ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लेजिस्लेशन के प्रोसेस के अंदर भी शायद कोई ऐसी असेंबली होती है, तो नेशनल असेंबली है, सेनेट है, उसके अलावा भी एक और भी वर्ग की एक के कुरान के नहीं है, तो उस वक्त भी मतलब कि सामना हुआ कि इस बिल को पास होना चाहिए, उसके बावजूद भी पास हुई, तो ये जर्नी का थोड़ी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस वक्त की मैंने 2018 के बिल पे काम किया। 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी ने पहली बार एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि भाई इनको राइट्स मिलने और इनको NICs बना के, तो उस वक्त NICs बनते थे उर्दू में मर्द ख्वाजसरा औरत ख्वाजसरा। फिर वो हम बात करते रहे, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद UNDP ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो नाज पाकिस्तान को मिला था। उसमें हम सब ने उन्होंने तो हम सबको शामिल किया, हमने मीटिंग्स, मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस, मैंने जितनों से भी बात की तो बड़ी लिबरल है, बंदे भी सारे लिबरल हैं, बड़ा उन्होंने मतलब उस वक्त इस बिल की तारीफ की। और हाँ, तो पहले एक अपनी तरफ से बिल आ रहे थे, हमने उसमें कुछ चेंजेस करवाई और उस वक्त कुछ डिमांड्स, रेप लॉस नहीं डालेंगे आप, रिजर्व सीट की बात नहीं डालेंगे आप लोग, ये पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने बिल पास किया और इन 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ, इन दो चीज़ों का उन्होंने कहा था कि नहीं इस पे नहीं आए आप। दूसरी चीज़ क्या कही आपने? रिजर्व सीट्स हमने पार्लियामेंट में डिमांड की थी, और रेप लॉस पे हमने कहा था कि हमें 377 से निकाल के 376 में डाल दें कि अगर मेरा रेप हो रहा है तो मुझे जो रेपिस्ट उसकी FIR तो स्ट्रॉन्ग करे। और अलग बात है अभी ऐसा हो गया है, और इसका क्रेडिट मैं जो है पीपल्स पार्टी को दूँ, उन्होंने इस कॉटमी वाले केसेस को भी रेप में डाल दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, उस वक्त पर सब बहुत प्रो थे, जमात इस्लामी उस वक्त भी कन्फ्यूज। ये सब बाद में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हुआ है। ख्वाजा सराओं ने नेशनल असेंबली में जाके तकरीरें की हैं, सेनेट के साथ मीटिंग्स हुई हैं, और सारे लोग, ऐसा नहीं सिर्फ कराची से गया था या इस्लामाबाद से कोई था, नहीं, पंजाब से अलग थी, KPK से अलग थी, बलूचिस्तान से अलग थी, सिंध से अलग थी, विद्या जी रिप्रेजेंट करेंगी इस पर। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से हुई।
और उस वक्त के NCHR के जो हेड होते थे उनका एक बड़ा किरदार, और महिला एक हैं, उन्होंने बड़ा उस पर काम किया है सोसाइटी में। उन्होंने एक बड़ा काम किया था, सिंध का बिल पहले बन गया था 2018 के बिल से पहले सिंध ने बिल बना लिया कि सिंध में पास होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमने पहले बनाया। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई थी, इसमें वो 2009 की जो जजमेंट थी ना, उसके बाद इन चीज़ों ने तेज़ी पकड़ी थी, और इस बिल को बनने में ये 8 साल का अरसा लगा था। आखिर के सालों में चीज़ें ज़्यादा तेज़ हुई थी, उसमें हमारे कुछ इंटरनेशनल INGOs ने हेल्प आउट किया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त हुई, तो फाजलसरा कम्युनिटी नेशनल असेंबली तक पहुँच चुकी। हम अब रिग्रेसिव पोजीशन पे आ गए, पहले प्रोग्रेसिव थे, अब आखिर हमारे आप लोगों के भी मामलों में सब में एक रिग्रेसिव चीज़ आ गई है। तो बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ था, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी सब एग्री थे, और इवन मौलाना फजल रहमान की जगह जमात थी, उन्होंने भी हक में वोट दिया था, आपको पता है, सिर्फ जमात इस्लामी अगेंस्ट हुई, और उन्होंने भी जमात इस्लामी के, ये फरतुल्लाह बाबर की बात है, जब वो उनसे आए उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या बिल है, और फरतुल्लाह बाबर ने जब उन्हें एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा, मैं तो मुखालफत नहीं करूँगा, लेकिन वोटिंग के बाद मैं उठ के चला जाऊँ। और इस सारे बिल को पास कराने में एक बहुत बड़ा किरदार है, ये मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उस फरतुल्लाह बाबर इंसान की बात करें जो आज तक हमारे साथ खड़े होकर लड़ते हैं। अगर हम वैसे भी इस्लामाबाद जाते हैं तो हमसे वो मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो ये कुछ इंसानियत भी अपने अंदर होनी चाहिए। हालांकि मुझे भी पार्टी ने उनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं किया था जब उन्होंने शरीयत कोर्ट में वो पार्टी बने थे, और उन्होंने कहा था मैं इंडिविजुअली तौर पे कर रहा हूँ। बस उस वक्त भी फरतुल्लाह बाबर साहब भी थे जिन्होंने लीड संभाली थी, और एक खातून थी, नाम भूल जाती हूँ मैं, खातून थी, वो पीपल्स पार्टी की थी, जो बहुत जिन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव बिल पास किए हैं। तो उन दोनों ने मिलकर ये बिल बनवाया था, सारी चीज़ें की थी, उस वक्त एतराज़ किसी को नहीं था। बस हमारे यहाँ किसी भी मामले को बंद करना है, किसी मामले को कंट्रोवर्शियल कहना है, उसे कहते हैं गैर इस्लामी, तो वहीं बात आगे ख़त्म हो जाती है। आज यहाँ एक्सप्लेन करने के बाद भी सारी चीज़ें फिर भी हैं, अगर आप भी ये बात करेंगे तो आगे से ये बात आ जाएगी गैर इस्लामी। एक इंसान गैर इस्लामी नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ती हूँ, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मुझसे ये हक आप कैसे छीन सकते? ये मेरा एक राइट है, ये इस मुल्क के आइन का राइट है कि जो मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए, आप कैसे रोक सकते? ये और आपकी जो राइट टू वोट की बात आप कह रहे हैं, इनिशियली हमने 2009 में अपनी आइडेंटिटी ही हासिल की, ठीक है, मगर अब हम जो है राइट ऑफ वोट से भी जो है वो पीछे हट चुके हैं, क्योंकि इस वक्त TMC और TMC के ऐवानों में बैठने के बावजूद हमारे पास अपने लिए अपनी कम्युनिटी का वोट रजिस्ट्रेशन कराने का कोई हमारे लिए इक़दाम नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो हल्का बंदी की बात करते हैं। हमारे हल्कों में भी जो है वो हमारे टाउन में भी ट्रांसजेंडर रहते हैं जो कम्युनिटी मेंबर रहते हैं, मगर ट्रांसजेंडर का CNIC बनना ही जो है वो अब नादरा ने बंद कर दिया है। हम उनको कैसे रजिस्टर करवा सकते जो वो कम्युनिटी की आप बात करें जिनको आइडेंटिटी ही नहीं मिली। ये एक वक्त जो गुजरा है, हमने एक मतलब जंग लड़ी है, क्योंकि सिर्फ ये लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, कम्युनिटी की अपनी एक्सेप्टेंस के लिए भी, कि आपके लिए एक्स कार्ड के आपकी आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है। आज जब उनको एम्पावर किया गया, आज जब वो रजामंद हुए कि हाँ हम अपने मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर नादरा की तरफ से और ये हुकूमती प्रोपेगेंडा बनने की वजह से उनके पास अब कोई इक़दाम ही नहीं है, और वो जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया कम्युनिटी के साथ, वो भी ट्रस्ट हालात कन्फ्यूजन है काफ़ी। एक तरफ से नादरा ने NIC बंद कर दिया, दूसरी तरफ से PDM गवर्नमेंट जा रही थी, तो जाते जाते उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासी शमूलियत, वोटिंग राइट और सियासत में हिस्सा लेने का हक दिया है, इसको वो एक बिल पास कर दिया। वो समझ नहीं आया ना कि NIC ब्लॉक है, बिल हमारे हक में पास हो रहे हैं, तो कन्फ्यूजन चल रही है। और नादरा का जो इक़दाम है उसको आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है, जो स्पेस है टाइम का, मतलब जो
बिल पास हुआ है वो सब पेटिशन लाए नहीं है क्लियर सिस्टम में, तो ये कितना स्पेस होगी? 2018 में हुआ है और पटिशन उन्होंने दायर की थी 2022 पहली पिटिशन 2022 अगस्त में हुई थी, लेकिन जो पहली पिटिशन हुई थी फिर सुनवाई में काफ़ी गैप हुआ था। पहली पिटिशन मुझे लगता है 2020 के एंड में हुई। उसके बाद 21 में हुई थी जिसमें आयशा बबली को नॉमिनेट किया था। हाँ नहीं वो 2021 में की, 3 साल बाद। ये समझना चाह रहा हूँ कि वोट कब आया नहीं वो इलेक्शन था, क्या हुआ ये समझना चाह रहा हूँ। असल में फंडिंग जमा कर रहे थे ना, फिर ज़लज़ला आ गया था, तो तुर्की में ज़लज़ला आ गया था, यहाँ सैलाब आ गया था, तो वाइस खिदमत ने बहुत फंडिंग जमा की थी, तो वो फिर मेयर कराची के उसमें भी लगी थी और हमारे ऊपर भी कोई पैसा लगा। कितना टाइम लगा समझने में कि इस्लाम ये आई थिंक ये भी हो सकता है कि उन्होंने जब देखा कि कानून वाकई में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब उन्होंने शायद ये देखा कि वाकई में इस कानून के बाद चीज़ें तो बदलने लगी, क्योंकि इदारे जैसे जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस उन्होंने फिर इस कानून की बुनियाद पर अपनी कम्युनिटी के लिए एडवोकेसी की, लोग सामने आए और फिर शायद उन्होंने जब ये देखा कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी हमारी सोसाइटी में अब स्टेटस बदलेगा, जिस तरह की शहजादी ने बात की कि अब वो पहले सिर्फ प्राइमरीली भीख मांगते थे, लेकिन अब वो प्रोफेशंस में भी आने लगेंगे, पॉलिटिक्स में भी आने लगेंगे। तो जब उन्होंने शायद देखा कि कानून इम्प्लीमेंट वाकई हो रहा है तब उनको शायद होश आने लगा। मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा मांग रहे हैं, वो जो कर रहे थे वही करते थे, तो पहले कर रहे थे यही मांग रहे थे वो करते ये रहे। तो बात अगर कभी नूरानी साहब को याद हो तो उन्होंने वहाँ पे भी कही थी, हमें आप लोगों के करने से या कुछ आप जो करते आए उससे मसला नहीं है लेजिस्लेशन से, तो उनको ये इशू नहीं है, दीन का मसला नहीं, उन्हें लेजिस्लेशन का। अच्छा अभी आपने तस्करा किया कि आपको बैन है, तो ये एक अनऑफिशियल बैन है या वाक़यातन मैं एक बीइंग ट्रांसजेंडर अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकता? नहीं वो नाला नहीं बना, मतलब ऑफिशियली ही बैन लीवे जिनके एक्सपायर हुए हैं उनको भी रिन्यू नहीं करते। वो रीज़न क्या बता रहे हैं? और शरीयत हालांकि वो भी शरीयत कोर्ट ने जो है उस पर उसको फैसला नहीं करा था, उसके लिए एक लेटर लिखा है। एक कम्युनिटी है जिसकी इतनी सारी आबादी होगी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनसे नेशनलिटी का मतलब मुझे ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि आपको कल कोई मार दे या कुछ कर दे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते गैस पूरे समाज में। बनाना किसी को हाँ मतलब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। और मुझे डर है कि अगर पासपोर्ट है, मैंने तो नया रिन्यू करवाया है, हमारी एक फ्रेंड थी इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी, उसको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था, क्योंकि कहीं जाने के लिए आपको 6 महीने एटलीस्ट चाहिए होते हैं कि आपके एक्सपायरी में, उनके नहीं थे और वो लड़ती रह गई नया, और वो उसने केस भी किया लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती। और ये सब चीज़ें बहुत न्यूली डेवलपमेंट हुई है। मैं इसी एक्स पासपोर्ट पे मैंने बहुत पहले बनवा लिया था, एक्स पासपोर्ट पे थाईलैंड जा रही थी तो मैं नेपाल जा रही थी, तो मैं दुबई से होती हुई गई, लेकिन जब मैं दोबारा गई जब ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद उनका पूरा जोर चला, उन्होंने मुझे रोक दिया, जहाज़ में बैठने से मना कर दिया कि आप नहीं बैठ सकते, टिकट बुक करवा और टिकट के पैसे भी रिफंड नहीं हुए। खैर दूसरे दिन फिर थाई में चली गई थी, डोनर अच्छा था उसने कर दिया था, लेकिन वही बात उसके बाद अनाया उन्होंने ईमेल करके पूछा एमिरेट्स, तो एमिरेट ने कहा मैं कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो चढ़ने लगी तो दुबई गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जहाज़ में जो एक क्योंकि कनेक्टिंग हो तो एक आपको उसी वक्त देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से आ जाता है दूसरा आपका बोर्डिंग पास, तो वो दूसरा बोर्डिंग पास नहीं आता। तो ये चीज़ें दुनिया भर में चेंज हो रही हैं, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ट्रांस कम्युनिटी को मसाइल आएंगे, और जितनी भी जमात इस्लामी अभी जो बातें बोल रहा है, हमारी सिंध की जेलों में तकरीबन 5 पादसरा है पूरे सिंध की जेलों में, लेकिन मर्द हजरात और औरतें बहुत, लेकिन चीज़ों पे टारगेट किया जाता है हमें, और ये सब प्रोपेगेंडा है। HIV का आप सुनते होंगे तो आपके जहन में, अगर मैं अभी HIV कहूँ तो ऑनेस्टली आपके जहन में कहीं ना कहीं हमारा सेगमेंट भी आता होगा,
सिंध में एक्सपेक्टेड 86,000 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 1500 पॉजिटिव। तो बाकी सब कहाँ, बदनाम हम क्यों? तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ों को बदनाम किया जाता है पर्पसली, ये चीज़ें इस तरह से इनको बैंड किया जाए। क्योंकि मैं तो HIV का डेटा लेके हम तो हमने काम किया है, हम तो कहते हैं 1500 हम हैं, तो हमें क्यों पाबंदी लगाई जाए? क्योंकि बार बार HIV का जिक्र किया जाए। जैसे ये स्मेयर कैंपेन हम देखते हैं, मैं खुद परेशान करके मारिया भी को आपसे क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से, और इतने मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि ये किस तरह के इतनी ही मार्जिनलाइज किस्म की कम्युनिटी को के खिलाफ कुछ बोल के क्या हासिल कर लेंगे। तो आप ये इतना सारा जो स्मेयर कैंपेन है या इतनी सारी चीज़ें आप लोग इसके लिए क्या, मैं ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप इसके लिए कोई आपने कुछ करते हैं, क्या करते हैं? जैसे ये प्रोग्राम एक तरीका है आपका, और इस तरह की कोई प्रेजेंस हो, किसी तरह की कोई प्लेटफॉर्म हो, वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पे ऐसे कोई हो, ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो आपकी बात कहना। आप देखिए, हमारे जो डॉक्टर मेहरब हैं, मैं हूँ, हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड कराए जिसमें इंफॉर्मेशन दी है। और हम जब अपनी मीटिंग्स होती हैं हमारी, जैसे हमारी लास्ट में मीटिंग हुई तो मैंने कहा था कि आप कुछ लोग सामने आए सिविल सोसाइटी सर, इस तरह की गैदरिंग्स अरेंज है। उस पर फिर कहीं दुरानी ने ये गैदरिंग अरेंज की। तो आज आप लोगों को हमने बताया हम यही कर सकते हैं, वसाइल बहुत महदूद, और अपने हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कारवा बन रहा है। अगर हमने उनसे कहा इस सारी चीज़ों में कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट करवाई, सब यहाँ पर आए, हमने आपको अपनी बात सुनाई, इसी तरह सारा हमारा केस लड़ रही है। बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग सारी चीज़ है, तो अपना पैसा भी लगता है, अगर कुछ और पैसे मुझे इनको देने हैं, वो जो थे मुझे याद आ गया अभी बात करते हुए, वो भी नहीं दिए, जो शायद कोई फीस थी 15,000 16,000 कोई फीस थी, तो मैंने वो भी नहीं दिए, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप लोगों के साथ है कि आप लोग हमारा इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारा जो एक सिर्फ ब्रेन ड्रेन आपका नहीं, हमारे भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं पाकिस्तान में। काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टिविस्ट ने यहाँ असाइलम ले लिया है बाहर मुल्कों में ड्यू टू दिस हेट कैंपेन, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और उनका राइट है, हम उनको कुछ नहीं कहें, लेकिन वही बात है हम नहीं जा सकते। हमारी ग्राउंड कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, उनके मसाइल मौजूद हैं, और मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में या तो फुल मुझे ट्रांस फ्रेंडली लोग मिलते हैं या तो ट्रांसफोबिक मिलते हैं, कोई अपने काम से मतलब रखने वाला नहीं कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ बिल्कुल नफरत करते हैं, इसलिए अच्छा मुझे इजाज़त दें, मेरी एक और कमिटमेंट है। नहीं, हम एक पहली चाय भी आपके साथ पिएंगे, बस इतने ही ज़्यादा वक्त लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे हमारे नौजवान, कहाँ इनके सवाल इतना प्रेशर था कि हमें जरूर आता है, और हम जो है वो ये पूछेंगे वो कुछ तो पूछो यार, चाय के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का, और आपका और आपका और आपका